मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 41 धोखा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: महान शासक धोखाधड़ी एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 41 धोखा। टीम डैंगलेई 3 निम्न रैंक मध्य चरण आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार। 8 निम्न रैंक प्रारंभिक चरण आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार। टीम लियू 2 निम्न रैंक मध्य चरण आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार। टीम यंगजोंग। शिविर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा जीवंत हो गया। कई उत्साहित छात्र लगातार रिकॉर्डिंग स्टाफ के पास जाकर युद्ध में मिली अपनी लूट की चीजें निकालते रहते थे। म्यू चेन, क्या आपको लगता है कि हम पहले आ पाएंगे? तांग कियान एर की आंखें चमक उठी जब उसने ये जीवंत दृश्य देखा और उम्मीद से कहा, क्या शीर्ष 3 के साथ भी ऐसा ही व्यवहार नहीं किया जाएगा? अगर हमें पहला स्थान नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि उसे तथाकथित प्रथम स्थान के परिणाम की परवाह नहीं थी। हालांकि यह सच है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो हमसे आगे निकल सकता है वह शायद लियू मुबाई है। पिछले कुछ दिनों से दोनों भाई हमेशा तुम्हें घूर रहे हैं। अगर हम उनसे हार गए तो थोड़ा असहज महसूस होगा, तांग कियान एर ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब म्यू चेन ने यह सुना तो उसकी नजर पास की जगह पर पड़ी। उस जगह पर लियू मुबाई उस समय उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था और उसके बगल में आकर्षक हॉन्गलिंग थी, जिसने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि वह उस समय ध्यानमग्न थी और कभी कभी अपनी नम आंखों से म्यू चेन को घूरती रहती थी। ये लोग। म्यू चेन ने अपने दिल में हल्की सी हंसी निकाली। जब से उसने जूतू को मारा था, लियू मुबाई की नजरें उसे अजीब सी लग रही थी। ऐसा लगता है कि उसके अंदर थोड़ा पछतावा और गुस्सा था। इससे म्यू चेन को लगा कि शायद लियू मुबाई का उस दिन जूतू द्वारा उसे ढूंढने में हाथ था। म्यू चेन, अब हमारी बारी है, तांग कियान एर ने अचानक म्यू चेन को छुआ और धीमी आवाज में कहा। तो तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम ही सब कुछ संभाल रहे हो? म्यू चेन ने बोलते हुए हल्की सी मुस्कान दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग कियान एर ने अपना सिर हिलाया। वह जल्दी से आगे बढ़ी और आसपास से कई लोगों की निगाहें उस पर पड़ी। म्यू चेन इस समय इस जगह पर काफी मशहूर था। वह घटना जिसमें वह मोलिंग और अन्य लोगों को कॉन्फ्लेग्रेशन एप्स का शिकार करने के लिए लाया था, अनजाने में फैल गई थी। इससे अन्य छात्र थोड़े हैरान हो गए। आखिरकार म्यू चेन ने पहले ही कुछ ऐसा करने की हिम्मत कर ली थी जो वे तब करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे जब वे अभी भी एक एक करके निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक जानवरों का सामना कर रहे थे। इसके अलावा जूतू के साथ हुई घटना ने म्यू चेन को और भी रहस्यमय बना दिया। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि म्यू चेन वास्तव में जूतू को हरा सकता है, जो आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज था। अकेले छात्र, जो पहले उसे एक नवागंतुक के रूप में देखते थे, अब इन भावनाओं को प्रकट करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए कई लोग म्यू चेन की टीम के परिणामों के बारे में उत्सुक थे। कई लोगों की निगाहों के सामने तांग कियान एर रिकॉर्डिंग स्टाफ के पास गई और अपना पतला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने सबसे पहले रोशनी के छोटे छोटे गुच्छे निकाले और इन रोशनी के गुच्छों से एक चमकदार चमक निकली। 35 निम्न श्रेणी के मध्य चरण आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार। रिकॉर्डिंग स्टाफ के सदस्य ने उन पर नजर डाली और चौंक गया। इन आध्यात्मिक जानवरों में जीवित रहने पर आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत होनी चाहिए। इस स्तर की ताकत वाले आध्यात्मिक जानवरों को मारने के लिए अन्य छात्रों को टीम बनानी होगी। अगर वे हर दिन एक प्राप्त करने में सक्षम होते तो ये काफी बढ़िया फसल होती, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग कियान एर एक साथ इतने सारे निकाल लेंगे। तांग कियान एर के हाथ फिर से आगे बढ़े और प्रकाश के 15 चमकीले गुच्छे बाहर निकले। 15 निम्न रैंक अंतिम चरण आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार। आखिरकार आसपास हलचल मच गई। आखिरकार वे अक्सर आध्यात्मिक जानवरों से बचते थे जिनके पास आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण की ताकत थी। म्यू चेन वास्तव में इतने सारे लोगों को मारने में सक्षम होने के लिए अद्भुत था। तांग कियान एर ने आसपास से शोर सुना और थोड़ा गर्वित हुई। उसने कुछ देर सोचा और फिर ध्यान से अपनी बाहों से एक लौ जैसी रोशनी निकाली। प्रकाश के झुरमुट के अंदर एक छोटे आकार का ज्वाला बंदर चीखता हुआ प्रतीत हो रहा था। आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव ने कई छात्रों को चुप करा दिया। यह एक अग्नि प्रज्वलन वानर राजा की आत्मा का सार है। मोलिंग, जियांगली और अन्य लोग उस आत्मा सार को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने खुद को कॉन्फ्लेगेशन एपकिन को देखा था और म्यू चेन को कॉन्फ्लेगेशन एपकिन का सिर लेकर लौटते देखा था।
अब इस बारे में सोचते हुए आध्यात्मिक जानवर का आत्मा सार उसके हाथ में आ जाना चाहिए था। ये बहुत पागलपन है। जब वे एक कन्फ्लेग्रेशन एपकिन की आत्मा सार को बाहर निकाल लेते हैं, तो उनसे कौन मुकाबला कर सकता है? मो लिंग और अन्य लोगों ने बड़बड़ाया। यह आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज में एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक जानवर था। छात्रों के लिए उन्हें मारना कैसे संभव था? शिक्षक मो और शिक्षक शी ने भी कन्फ्लेग्रेशन एपकिन के सोल एसेंस को देखा। बाद वाले की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी, जबकि पूर्व पूरी तरह से ठीक था। आखिरकार शिक्षक मो ने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि कैसे म्यू चेन ने भेड़िए को खाने के लिए एक बाघ को उकसाकर कन्फ्लेग्रेशन एपकिन से छुटकारा पाया। कैरेट 1। रिकॉर्डिंग स्टाफ का सदस्य एक पल के लिए दंग रह गया। यह स्पष्ट था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर का सोल एसेंस एक छात्र द्वारा लाया जाएगा। मध्य श्रेणी अंतिम चरण आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार। एक। कुछ ही देर बाद रिकॉर्डिंग स्टाफ के सदस्य ने अपनी आवाज में हैरानी दबाते हुए बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये शब्द बाहर निकले तो निस्संदेह हंगामा मच गया। शिक्षक शी, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। म्यू चेन के पास निश्चित रूप से आध्यात्मिक रोटेशन चरण के अंतिम चरण के आध्यात्मिक जानवर का शिकार करने की क्षमता नहीं है। वह धोखा दे रहा होगा। एक अप्रिय आवाज गूंजी। भीड़ ने देखा और देखा कि लियू यांग संदेह के साथ बोल रहा था। मैं वहां था जब म्यू चेन ने कॉन्फ्लेग्रेशन एपकिन को मारा था। हालांकि उसने थोड़ी सी चाल चली थी, फिर भी यह अपने आप में एक अनुभव था। इसलिए इसे धोखाधड़ी नहीं माना जाता है। शिक्षक मो ने धीरे से कहा। जब लियू यांग ने टीचर मो को ये कहते सुना तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह कड़वा हो गया। ओहो, टीचर मो ने जो कहा वह सही था। चाहे आपने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, जब तक आप आध्यात्मिक जानवरों को मारने में कामयाब रहे, यह आपकी अपनी क्षमता है। लियू मुबाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज गूंज उठी। उसके बाद उसने अपनी बाहों से प्रकाश के कई गुच्छे निकाले। ये सभी आध्यात्मिक जानवर के आत्मा सार थे, और इन आत्मा सार के भीतर दो ऐसे थे जो मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर थे। जब वे जीवित थे तब उनकी शक्ति आध्यात्मिक रोटेशन चरण के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से लियू मुबाई सीधे जीत जाते अगर मू चेन और तांग कियान एर ने अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए कन्फ्लेग्रेशन एपकिन के सोल एसेंस को बाहर नहीं निकाला होता। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था। लियू मुबाई के परिणाम सोल एसेंस ज्वाला जैसे सोल एसेंस की तुलना में थोड़े मंद थे। जब तांग कियान एर ने यह दृश्य देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। उसे लियू मुबाई द्वारा म्यू चेन पर दबाव डालना पसंद नहीं आया। हालांकि तांग कियान एर की आंखों में खुशी का भाव काफी धुंधला था, फिर भी लियू मुबाई ने इसे महसूस कर लिया। उसके होंठ तुरंत हल्के से फड़क उठे और उसने अपने हाथों को फिर से अपनी बाहों में कस लिया। सब लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। क्या लियू मुबाई अभी भी कुछ छिपा रहा था? ओहो, कुछ समय पहले आध्यात्मिक रोटेशन के अंतिम चरण में मेरी मुलाकात दो आध्यात्मिक जानवरों से हुई थी। उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए मैं भाग्यशाली रहा। लियू मुबाई ने थोड़ा मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में प्रकाश के दो गुच्छे थे। उनमें से एक नीला था और दूसरा गहरा पीला। जैसे ही ये गुच्छे धीरे धीरे उछले, उनके भीतर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकला। इन दो आध्यात्मिक जानवरों की आत्मा सार वास्तव में आध्यात्मिक रोटेशन चरण के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। बहुत खूब। अचानक से आसपास के लोगों में हलचल मच गई और लोग लियू मुबाई को अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगे। क्या उसने वास्तव में दो आध्यात्मिक जानवरों को मार डाला था जो आध्यात्मिक रोटेशन चरण के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। या तुम धोखा दे रहे हो। तांग कियान एर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और उसने तुरंत गुस्से से चीख निकाली। हालांकि लियू मुबाई बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके लिए आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज स्तर पर आध्यात्मिक जानवरों को मारना बिल्कुल असंभव था। कोई भी इस बहाने पर विश्वास नहीं करेगा कि वह दो बहुत कमजोर आध्यात्मिक जानवरों को खोजने में कामयाब रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सोचती हो कि सिर्फ तुम ही चालें जानती हो? हर अच्छी चीज तुम्हारे साथ नहीं होगी। लियू यांग ने ठंडी मुस्कान दी। शिक्षक मो और शिक्षक शी ने यह दृश्य देखा और भौहें सिकोड़ ली। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आमतौर पर इस तरह के परिणाम का मूल्यांकन करना आसान होता है। वे वास्तव में इस बात से अधिक चिंतित थे कि क्या छात्र खुद को निखारने में सक्षम है, न कि अंतिम परिणाम से। तांग कियान एर ने अपने हाथ भींच लिए। यह स्पष्ट था कि वह बहुत गुस्से में थी।
हालांकि उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, इसलिए वह बुरी तरह से जमीन पर लेट गई। म्यू चेन चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। जब लियू मुबाई ने 2 आध्यात्मिक रोटेशन चरण लेट फेज आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार को बाहर निकाला, तो उसने एक पल के लिए होंगलिंग पर नजर डाली। उत्तरार्ध का चेहरा स्पष्ट रूप से अस्वाभाविक था, और जब उसने ये देखा तो उसने तुरंत उसकी नजरों से बचकर निकल गई। इसे भूल जाओ, क्योंकि शीर्ष 3 संचय अमृत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। म्यू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और गुस्से में तांग कियान एर को खींचकर दूर कर दिया। लेकिन वे स्पष्ट रूप से धोखा दे रहे हैं, तांग कियान एर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। म्यू चेन ने जब कॉन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग को मारा तो वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि लियू मुबाई अपनी ताकत से 2 आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज सोल एसेंस प्राप्त करने में सक्षम होगा। ओहो, ये तो बस एक छोटी सी प्रतियोगिता है। एक बार हारने में क्या बुराई है? भविष्य में भी तुम्हारे पास मौका रहेगा। लियू मुबाई ने म्यू चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान ठंडी और उत्तेजक थी। म्यू चेन ने अपनी नाक को छुआ और थोड़ा असहाय महसूस किया। मैंने शुरू में तुम्हारे साथ ये बचकाना खेल खेलने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि तुम खुद इसमें कूद पड़ो? शिक्षक मो। म्यू चेन अचानक टीचर मो की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं पहले भूल गया था, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट का सोल एसेंस है। क्या मैं अब इसमें कुछ और जोड़ सकता हूँ? टीचर मो ने म्यू चेन की तरफ देखा। उन्हें पता था कि यह छोटा लड़का कुछ ऐसा करने वाला है जिससे लोगों के होश उड़ जाएंगे, और उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। जब म्यू चेन ने ये देखा, तो उसने लियू मुबाई की ओर कंधे उचकाए, जिसके चेहरे पर एक गहरा भाव था, और उसने अपने हाथ चारों ओर गड़ा दिए। सबकी निगाहें म्यू चेन के शरीर पर टिकी थीं। क्या यह संभव है कि यह आदमी अभी और भी कुछ निकाल सके? सबकी निगाहों के सामने म्यू चेन ने आखिरकार अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। म्यू चेन के हाथ से प्रकाश के 5 गुच्छे उठे, और उनमें से हर एक ने आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव का उत्सर्जन किया, जो कि कॉन्फ्लेगेशन ऐप किंग के आत्मा सार के बराबर था। प्रकाश के ये 5 समूह आध्यात्मिक घूर्णन चरण के अंतिम चरण आत्मा सार थे। म्यू चेन ने अपना सिर खुजलाया और पीले चेहरे वाले लियू मुबाई को घूरने लगा। उसने हल्की मुस्कान बिखेरी और कहा, माफ करना, कुछ दिन पहले 5 आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज मिडिल रैंक आध्यात्मिक जानवर आपस में लड़ रहे थे। वे सभी 5 इसके कारण घायल हो गए थे, इसलिए मैं उन सभी को मारने गया। भीड़ में खून की उल्टियां होने लगी। यह आदमी, ये कारण, क्या ये सब लियू मुबाई का मजाक उड़ाने के लिए किया गया था? सबकी निगाहें घूम गईं, और उन्होंने देखा कि लियू मुबाई का सुंदर चेहरा असामान्य रूप से बदसूरत हो गया। ये स्पष्ट था कि इस बार लियू मुंबई मुश्किल में थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री 3 बार से निजीकरण करना चाहते हैं? इसे हर रात अभिषेक करें। यदि आज आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो कल आपके पास 2,90,000 रुपए होंगे। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 42 अवरोधन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL महान शासक अवरोधन एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 42 अवरोधन। लियू मुबाई और म्यू चेन की वजह से परिणामों का मूल्यांकन कुछ हद तक मनोरंजक हो गया था। उन्होंने जो आत्मा सार निकाला, वह कई छात्रों के लिए बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा, चाहे वह लियू मुबाई के 2 आत्मा सार हो या म्यू चेन के 5 आत्मा सार, ये बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा, बाद वाले ने बहाना बनाते समय परवाह करने की भी कोशिश नहीं की। वह मूल रूप से सभी को बता रहा था कि वह धोखा दे रहा है। हालांकि, बहुत से लोग जानते थे कि म्यू चेन जानबूझकर लियू मुबाई के खिलाफ ऐसा कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि लियू मुबाई ने 2 आत्मा सार कैसे प्राप्त किए। रिकॉर्डिंग स्टाफ का सदस्य भी रुक गया और असहाय होकर यह दृश्य देखने लगा। फिर, उसने पलटकर टीचर मो और टीचर शी की ओर देखा। तुम दोनों अब खिलवाड़ करना बंद करो। शिक्षक मो ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। फिर, वह सीधे चेहरे पर आ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, अपनी चीजें रख दो, ये प्रशिक्षण तुम्हारी असली युद्ध क्षमताओं को निखारने के लिए था। यह इसलिए नहीं किया गया था कि तुम दिखावा कर सको। तुम दोनों को आदेश उल्टने नहीं चाहिए। म्यू चेन ने एक उदासीन मुस्कान दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 5 आत्मासार का कोई प्रभाव होगा। इसके अलावा, आत्मासार का शिकार उसने नहीं किया था। उसने उन्हें जू 2 के सरसों के बीज के कंगन के अंदर पाया।
उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वह लियू मुबाई का उसके खिलाफ जाना पसंद नहीं करता था और वह उसे घृणा का एहसास कराना चाहता था। लियू मुबाई का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। शिक्षक मो के शब्दों से यह स्पष्ट था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि लियू मुबाई ने खुद व्यक्तिगत रूप से आत्मासार का शिकार किया था। हालांकि यह सच था, फिर भी म्यू चेन ने उसके साथ खिलवाड़ किया। इस बार के नतीजों में म्यू चेन और लियू मुबाई की टीम दोनों पहले स्थान पर बराबरी पर है। शिक्षक मो के फैसले को सुनकर शिविर में तुरंत चहल पहल बढ़ गई। ये स्पष्ट था कि शिक्षक मो और अन्य लोग इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे। पहले स्थान के विजेताओं के लिए शीर्ष 3 पुरस्कार समान थे, इसलिए वे 2 कांटों लियू मुबाई और म्यू चेन को निकालने में बहुत आलसी थे। एक चीनी कहावत जिसका अर्थ था कि वे स्थिति के बारे में कुछ भी करने के लिए परेशान नहीं हो सकते थे। लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया कि शिक्षक मो को यह विश्वास नहीं था कि अंत में उन्होंने जो आत्मासार निकाला था उसे लियू मुबाई या म्यू चेन ने व्यक्तिगत रूप से खोजा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ छात्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फैसला किया कि असली नंबर 1 कौन था। अविश्वसनीय आत्मासार को बाहर करने के बाद ये स्पष्ट था कि कन्फ्लिग्रेशन एपकिन का मूल्य सबसे अधिक था। न केवल मो लिंग और अन्य लोगों ने कहा कि म्यू चेन ने कन्फ्लिग्रेशन एपकिन को बहकाया था, बल्कि शिक्षक मो ने भी कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसे देखा था। इसलिए कन्फ्लिग्रेशन एपकिन का आत्मासार निश्चित रूप से म्यू चेन से संबंधित था। और म्यू चेन, जिसके पास यह आत्मासार था, ने स्वाभाविक रूप से लियू मुबाई को हरा दिया। जब लियू मुबाई ने आसपास के शोरगुल को सुना, तो उसकी आंखें गंभीर हो गईं। वह जानता था कि हर कोई क्या सोच रहा था। न केवल वह म्यू चेन द्वारा दबा हुआ था, बल्कि वह अपमानित भी था। तांग कियान एर का मूड बहुत अच्छा था। हालांकि इस बार म्यू चेन और लियू मुबाई बराबरी पर थे, लेकिन कई छात्रों को पता था कि असली नंबर 1 कौन है। इस प्रकार परिणामों का मूल्यांकन समाप्त हो गया। म्यू चेन और लियू मुबाई की टीम पहले स्थान पर रही, मो लिंग की टीम दूसरे स्थान पर रही और वेस्ट ब्रांच की चेनटोन की टीम तीसरे स्थान पर रही। जब उन्होंने परिणाम देखा तो असफल होने वालों के मुंह से अफसोस भरी आह निकली। चूंकि परिणाम आ गए हैं, इसलिए हमें पुरस्कार भी देना चाहिए। शिक्षक मो मुस्कुराए। उन्होंने अपनी उंगली हिलाए और उनके हाथ से कई रोशनियां गुजरी और म्यू चेन और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। ये शांतिपूर्वक उनके हाथों में उतर गई। म्यू चेन ने अपने हाथ को देखा और रोशनी फीकी पड़ गई। उसने एक छोटा और सुंदर घिसा पिटा डिब्बा देखा। उसने धीरे से डिब्बा खोला और देखा कि उसके अंदर एक नाखून के आकार का घिसा पिटा नीला अमृत चुपचाप पड़ा हुआ था। उसमें से धीरे धीरे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह निकल रहा था। यह उतार चढ़ाव जेडेड एसेंस फ्रूट से कई गुना ज्यादा मजबूत था। आखिरकार यह अमृत कई तरह की आध्यात्मिक औषधियों को एक साथ परिष्कृत करने के बाद ही बनाया जा सकता था और इसके चिकित्सीय प्रभाव एक दूसरे के पूरक होंगे। इसलिए ये जेडेड एसेंस फ्रूट से स्वाभाविक रूप से बेहतर था। आसपास की भीड़ म्यू चेन और दूसरे के हाथ में संचय अमृत को घूर रही थी और ईर्ष्या के भाव दिखा रही थी। ऐसा कहा जाता था कि संचय अमृत आध्यात्मिक रोटेशन चरण तक पहुंचने के समय को तेज कर सकता है। चूंकि यह प्रशिक्षण सत्र समाप्त हो गया है, इसलिए हम उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में वापस जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास 1 महीने का अवकाश समय होगा। आप तय कर सकते हैं कि आप घर वापस जाना चाहते हैं या अकादमी में ही रहना चाहते हैं। शिक्षक मो ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराए। जब युवा लड़के लड़कियों ने सुना कि 1 महीने की छुट्टियां होंगी, तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। वे इतने लंबे समय से उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में थे और उन्हें घर की थोड़ी याद आ रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शिविर में खुशी के माहौल के बीच छात्रों ने शिविर को समेटना शुरू कर दिया और मुख्य बल के साथ फिर से जुड़ गए। वे समय के अनुसार चले गए और इत्मीनान से उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी की ओर चल पड़े। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में लौटने के बाद म्यू चेन आखिरकार आराम कर सकता था और उसे शांत रहने की जरूरत नहीं थी। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी को उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एक बेहद सुरक्षित स्थान माना जाता था। अपनी ताकत के बावजूद लियू क्षेत्र ने उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के मैदान में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक दिन पूरी तरह से आराम किया ताकि धीरे धीरे उन्हें सतर्क रहने की आदत से छुटकारा मिल सके। फिर उन्होंने म्यू क्षेत्र में वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन म्यू क्षेत्र में वापस जाने से पहले म्यू चेन सू लिंग को खोजने गया। उसने सबसे पहले उस आदमी को एक जेडेड एसेंस फल दिया और उस खुश आदमी से एक काम करने में मदद करने के लिए कहा।
अगले दिन म्यू चेन ने अपना सामान पैक किया और उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी से निकल गया। वह सीधे उत्तरी आध्यात्मिक शहर के आध्यात्मिक स्थानांतरण की ओर चला गया ताकि म्यू क्षेत्र में वापस जा सके। म्यू चेन शहर के भीतर एक जानी पहचानी सड़क पर चल रहा था। इधर उधर घूमते लोगों की भीड़ से पता चल रहा था कि शहर कितना चहल पहल भरा और जीवंत था। उसने यहाँ ज्यादा समय तक रहने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने एक शॉर्टकट का अनुमान लगाया और सीधे शहर की ओर चल पड़ा। म्यू चेन का शरीर एक कोने की ओर मुड़ा और सड़क थोड़ी सुनसान हो गई। आसमान से हल्की बूंदाबांदी धीरे धीरे गिरने लगी। म्यू चेन ने बूंदाबांदी के बीच अपनी गति बढ़ा दी और ठंडी बारिश उसके चेहरे पर गिर पड़ी। इससे वह थोड़ा कांपने लगा और फिर अचानक रुक गया। आध्यात्मिक मार्ग के भीतर उसने जो गहरी समझ हासिल की थी, उससे उसकी त्वचा में ठंडक महसूस हुई। अनजाने में ही सड़क सुनसान हो गई थी। घटनास्थल पर एक भी आवाज मौजूद नहीं थी। म्यू चेन का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। उसने अपना सिर उठाया और धुंधले आसमान को घूरने लगा। उसे कुछ रोशनियां चमकती हुई दिखाई दे रही थीं, मानो हवा में कोई सूक्ष्म उतार चढ़ाव हो रहा हो। चेतना मंत्रमुग्ध सरनी। म्यू चेन ने अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। उसकी गहरी काली आंखें असाधारण रूप से तीखी हो गईं। इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर उठाया और सामने की ओर देखा। उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली, तुम वास्तव में उत्तरी आध्यात्मिक शहर में उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र के खिलाफ चेतना मंत्रमुग्ध करने वाली सरनी की व्यवस्था करने की हिम्मत करते हो। तुम में वाकई हिम्मत है। हालांकि पूरी गली से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या तुम चूहा हो? लियू क्षेत्र के लोगों को सिर छिपाने और पूंछ दिखाने में कब से मजा आने लगा? दो एक चीनी कहावत जिसका मतलब था कि वे गुप्त रूप से काम कर रहे थे। म्यू चेन ने एक ठंडी हंसी निकाली। वह लियू क्षेत्र के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो म्यू क्षेत्र में पहुंचने से पहले उस पर हमला कर सके। आप म्यू चेन हैं? अंत में सामने से एक धीमी सी आवाज आई। म्यू चेन ने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि एक छतरी लिए एक व्यक्ति धीरे धीरे उसकी नजरों में आ गया। वह वस्तु मुझे सौंप दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। यदि आज आपके पास 20,000 रुपए हैं तो कल आपके पास 2,90,000 रुपए होंगे। 25 हास्यास्पद महिला कार दुर्घटनाएं कैमरे में कैद। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास महान शासक अध्याय 43 बारिश के भीतर का व्यक्ति जी जोग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL महान शासक द पर्सन विद इन द रेन जी जोग एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 43 बारिश के भीतर का व्यक्ति जी जोग। वह वस्तु मुझे सौंप दो। बूंदाबांदी के कारण म्यू चेन का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखें सामने की ओर मजबूती से टिकी हुई थीं। उस जगह से एक आकृति धीरे धीरे दिखाई दी जो छाता पकड़े हुए थी। यह एक थोड़ा दुबला पतला आदमी था जिसका चेहरा स्ट्रैंड था। उसके पतले होंठ ब्लेड की तरह थे और उनमें एक ठंडी भावना थी। म्यू चेन ने इस अपरिचित स्त्री पुरुष को घूर कर देखा, फिर भी उसे लगा कि उसके दिल में एक खतरनाक भावना भर गई है। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें लियू क्षेत्र से कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, है ना? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ओहो, मैं वास्तव में लियू क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं। हालांकि किसी ने मुझे कार्रवाई करने के लिए काफी कीमत चुकाई है। स्त्रीलिंग पुरुष ने धीरे से मुस्कुराया और धीरे से अपने हाथ में छाता घुमाया। उसने अपने पतले होठों को एक साथ रखते हुए कहा, आप मुझे जी जोग कह सकते हैं। जी जोग, बारिश के भीतर का व्यक्ति, जी जोग। म्यू चेन की आंखें सिकुड़ गईं। ये नाम उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में जूतू जितना ही प्रमुख था। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि जी जोग जूतू से ज्यादा ताकतवर था। उसकी अपनी ताकत आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज के शुरुआती चरण में होनी चाहिए। हालांकि वह एक और पहचान रखता है जिससे दूसरे लोग डरते हैं। वह रैंक एक आध्यात्मिक सरनी मास्टर थे। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड एक ऐसी जगह थी जहां कई विमान एक दूसरे को काटते थे। यह इतना विशाल था कि सुपर पावरहाउस सॉवरेन भी खुद को असाधारण रूप से छोटा प्राणी मानते थे। इसलिए ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड चमकदार और बिखरी हुई जगह थी जहां कई लोग आधिपत्य के लिए संघर्ष करते थे। आध्यात्मिक एरे मास्टर, आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट मास्टर रूढ़िवादी आध्यात्मिक ऊर्जा साधना के अलावा ये विशेष पेशे बेहद चकाचौंध भरे थे। इसके अलावा इन व्यवसायों के लिए प्रतिभा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यहां तक कि जो व्यक्ति साधना के मार्ग में प्रतिभाशाली थे वे भी इन मार्गों पर आसानी से नहीं चल सकते।
इसके बजाय जो व्यक्ति साधना के मार्ग में औसत दर्जे के हो सकते हैं, वे इन मार्गों में आश्चर्यजनक प्रतिभा दिखा सकते हैं। स्वर्ग आपके लिए एक खिड़की बंद कर देगा, फिर उसे आपके लिए एक और खिड़की खोलनी होगी। ये वाक्यांश महान हजार दुनिया में उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया गया था। कुल मिलाकर आध्यात्मिक व्यूहरचना मास्टर एक उच्च माना जाने वाला पेशा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बलों को आध्यात्मिक व्यूहरचना मास्टर की सहायता की आवश्यकता होती है। चाहे वह रक्षात्मक युद्ध व्यूहरचना हो या आक्रामक युद्ध व्यूहरचना, या शायद ऐसी व्यूहरचना जो साधना के लिए लाभदायक हो, इसके लिए आध्यात्मिक व्यूहरचना मास्टर की आवश्यकता होगी। इसलिए महान सहस्राब्दी विश्व में एक उच्च पद आध्यात्मिक व्यूहरचना मास्टर को अत्यंत वांछनीय माना जाता था। इसके अलावा आध्यात्मिक व्यूह मास्टर्स, जिन्होंने व्यूह में एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लिया है, वे तुरंत एक व्यूह की व्यवस्था करने में सक्षम होंगे और व्यूह की शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देंगे। जी जोग, जो म्यू चेन के सामने था, उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रसिद्ध होने में सक्षम था क्योंकि वह रैंक एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर था। उसके आध्यात्मिक रोटेशन चरण प्रारंभिक चरण की ताकत का उसकी प्रसिद्धि से कोई संबंध नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, रैंक एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर अगर किसी सरणी में होते तो बेहद डरावने होते। वे आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज पावरहाउस से कमतर नहीं होते। हालांकि आप उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र हैं, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा शीर्षक जानते होंगे। जी जोग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज बेहद स्ट्रैंड थी, बिल्कुल एक महिला की तरह। हालांकि वह वास्तव में एक पुरुष था। इस विरोधाभास ने दूसरों को बहुत असहज महसूस कराया। अगर तुमने उत्तरी आध्यात्मिक शहर में हमला करने की हिम्मत की तो तुमने उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी से वर्जित काम किया होगा। अगर उन्हें ये पता चल गया तो शायद तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। बोलते समय म्यू चेन की आंखें चमक उठी। यही कारण है कि मैंने चेतना मंत्रमुग्ध करने वाली सरणी की व्यवस्था करने के लिए कड़ी मेहनत की। बाहर कोई भी यहां होने वाली घटनाओं के बारे में नहीं जान पाएगा। जी जोग ने बोलते हुए खाली सड़क की ओर इशारा किया। तो आपको बस आज्ञाकारी ढंग से सामान सौंप देना चाहिए। मैं आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि इससे म्यू फैंग पागल नहीं हो जाएगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार करें? म्यू चेन की आंखें ठंडी हो गईं। उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप बाहर निकल आई। हालांकि वह जी जोग के जाल में फंस गया था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों के साथ आसानी से समझौता कर ले। तुम सचमुच आज्ञाकारी नहीं हो। जी जोग मुस्कुराया और अपनी उंगली हिलाई। आसमान में अचानक बारिश होने लगी और उसमें से एक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव चुपचाप बाहर निकलने लगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से मेरी आध्यात्मिक वर्षा श्रृंखला का अनुभव कर पा रहे हैं। जी जोग की आस्तीनें लहराई और आसमान में अचानक बारिश होने लगी। ये ब्लेड की धार की तरह थी जिसने म्यू चेन को घेर लिया। जब म्यू चेन ने ऐसा अद्भुत आक्रमण देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। आध्यात्मिक एरे मास्टर निश्चित रूप से शक्तिशाली था। यह आक्रमण आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज उपयोगकर्ता के लिए भी काफी बाध्यकारी होगा। संघनित प्रकाश। म्यू चेन जल्दी से पीछे हट गया और उसके शरीर के अंदर की गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था कि यह एक पतली काली प्रकाश स्क्रीन बन गई है, जो उसके पीछे के शरीर की रक्षा कर रही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बैंग बैंग बैंग। बारिश की लगातार धार काली रोशनी वाली स्क्रीन पर गिर रही थी और रोशनी वाली स्क्रीन तुरंत कांपने लगी। इससे लहरें तेजी से फैलने लगी और यह स्पष्ट था कि यह काफी अस्थिर थी। आखिरकार म्यू चेन केवल एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण अंतिम चरण था। म्यू चेन के लिए जी जोग द्वारा सक्रिय की गई सरणी की शक्ति का विरोध करना बेहद मुश्किल था। मैं इसे और लंबा नहीं खींच सकता, मुझे इस व्यवस्था को तोड़ना ही होगा। म्यू चेन ने तेजी से गिरती काली रोशनी को देखा और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह सीधे टकराव में जी जोग का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका एकमात्र रास्ता सरणी को तोड़ना था। एक बार जब सरणी नष्ट हो जाती तो जी जोग के लिए यह बाघ के दांत तोड़ने जैसा होता। खतरा बहुत कम हो जाएगा और वह सरणी के कवर को खोने के बाद उत्तरी आध्यात्मिक शहर के भीतर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि रैंक एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर की व्यवस्थित सरणी को तोड़ना कैसे आसान होगा। म्यू चेन ने गहरी सांस ली। इस खतरनाक और महत्वपूर्ण क्षण के दौरान वह धीरे धीरे शांत हो गया क्योंकि उसकी आंखें चमक उठी। जी जोग केवल रैंक एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर था। इस स्तर की ताकत के साथ ये स्पष्ट था कि वह केवल अपने दिल से सरणी को नियंत्रित नहीं कर सकता था।
दूसरे शब्दों में, उसे सहयोग करने और सरणी को नियंत्रित करने के लिए एक विदेशी वस्तु की मदद की आवश्यकता होगी। यह विदेशी वस्तु आध्यात्मिक व्यू गुरु की कमजोरी थी। उन्हें इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वे आसानी से इसकी रक्षा कर सकें। म्यू चेन की नजर चुपचाप जी जोंग के शरीर पर घूम गई। एक पल के बाद उसने उस छतरी पर ध्यान केंद्रित किया जो जी जोंग ने पकड़ी हुई थी। उसकी ताकत जी जोंग से कहीं कम थी। इसके अलावा जी जोंग एक व्यू को नियंत्रित कर रहा था। सौभाग्य की बात यह थी कि जी जोंग भी इस बात को जानता था, इसलिए वह उसे कम आंकेगा। ये जल्द ही म्यू चेन के लिए सबसे अच्छा मौका बन गया। कच म्यू चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी काली रोशनी आखिरकार पूरी तरह से बिखर गई। बारिश उसके चेहरे से होकर गुजरी और खून के निशान छोड़ गई। हालांकि इस समय म्यू चेन की भौहें भी तलवार की तरह हो गई थीं। बारिश की फुहारों के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और चीते की तरह सीधे जी जोंग की ओर बढ़ा। कितना आक्रामक युवा लड़का है। जी जोंग ने यह देखा और एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और बारिश एक साथ मिल गई। ये वास्तव में बारिश का एक भाला बन गया जो म्यू चेन की ओर हिंसक रूप से वार कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। म्यू चेन का शरीर आगे की ओर झुका और उसका हाथ जमीन पर टिका। उसका शरीर उछला और उसने एक फुर्तीले बंदर की तरह तेज बारिश वाले भाले को चकमा दिया। बहुत अच्छा कौशल। जी जोंग ने उसे देखते हुए बधाई दी। हालांकि उसने और भी ज्यादा क्रूरता से हमला करना शुरू कर दिया। उसके हाथ हवा में लहराने लगे और बारिश के कई भाले बन गए। उन सभी ने एक मुश्किल चाप बनाया क्योंकि उन्होंने म्यू चेन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को घेर लिया था। म्यू चेन ने फुर्ती से बचाव किया, लेकिन फिर भी एक भाला उसके सीने में घुस गया। इसने उसके कपड़े फाड़ दिए और खून की धार छोड़ दी। उस जगह से तुरंत ताजा खून बहने लगा। हालांकि उसे अपनी छाती पर लगे ताजा खून की परवाह नहीं थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और आखिरकार जी जोंग के पास पहुंच गया। जब जी जोंग ने ये देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी स्त्री जैसी आवाज में कहा, तुम वास्तव में जानते हो कि तुम्हें सीधे सेना के मालिक पर हमला करना चाहिए। बेटा, तुम्हारी नजर वाकई बहुत तेज है। हालांकि यह विचार सही था, फिर भी तुमने अपनी ताकत को ज्यादा आंका और हम दोनों के बीच के अंतर को कम करके आंका। जी जोंग ने हल्के से मुस्कुराकर अपना हाथ पकड़ लिया। बारिश उसकी हथेलियों पर इकट्ठा होने लगी और सीधे एक तरल सी बारिश की लंबी तलवार बन गई। लंबी तलवार से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली। म्यू चेन ने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और एक काली रोशनी बाहर निकली। दो काली रोशनी वाली सीलें तुरंत उभरी, जो एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव लेकर आई और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जी जोंग की ओर तेजी से मुक्का मारा। मुट्ठी हवा में चीखी और वास्तव में बारिश को चीरती हुई चली गई। हवाओं के टूटने की चीखने वाली आवाजों ने जी जोंग को सिहरन पैदा कर दी। ये स्पष्ट था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि म्यू चेन अपनी आध्यात्मिक आंदोलन चरण लेटफेस ताकत के साथ इतना भयंकर आक्रमण प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। यदि वह आध्यात्मिक एरे मास्टर नहीं होता और केवल एक सामान्य आध्यात्मिक रोटेशन चरण प्रारंभिक चरण का व्यक्ति होता, तो संभवतः उसके लिए म्यू चेन को पकड़ना मुश्किल होता, और फिर भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जी जोंग की आंखें ठंडी हो गईं। उसके हाथ में पानी की तलवार कांपने लगी और गुनगुनाहट की आवाज निकली। पानी की तलवार एनाकोंडा की तरह उछली और दो काली रोशनी वाली मुहरों से जोर से टकराए। एक विशाल और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, म्यू चेन का शरीर थोड़ा पीछे की ओर धकेला गया। यहां तक कि उसकी दो असीम मृत्यु मुहरें भी धीरे धीरे पीछे की ओर धकेली गईं। हालांकि जी जोंग केवल आध्यात्मिक रोटेशन चरण के प्रारंभिक चरण में था, फिर भी वह आध्यात्मिक सरणी की मदद से आध्यात्मिक रोटेशन चरण के अंतिम चरण के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। यह स्पष्ट था कि म्यू चेन सीधे टकराव में ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। म्यू चेन ने अपने दांत पीस लिए और देखा कि दो लिमिटलेस डेथ सील्स को पीछे धकेला जा रहा है। फिर उसने धारदार तलवार की नोक पर नजर डाली। एक ठंड सीधे उसके दिल में चुभ गई और उसकी त्वचा सुन्न हो गई। ये लो, उसके दिल में खतरे की भावना घर कर गई और म्यू चेन ने भयंकर रूप से घूर कर देखा। उसने एक हिंसक चीख निकाली और यह उसके दिल में गूंज उठी। उसी समय ग्रेट पैगोडा आर्ट का प्रचलन शुरू हो गया। कुछ बार परीक्षण करने के बाद उसे यह समझ में आ गया कि उसके शरीर में एक छिपी हुई शक्ति है। हालांकि ये शक्ति तभी सक्रिय हो सकती थी जब वह जीवन मरण की स्थिति में हो। और अब यह सबसे अच्छा अवसर था। बाहर आओ, म्यू चेन की चीख उसके दिल में गूंज उठी।
अचानक म्यू चेन के शरीर की सतह पर रोशनी चमक उठी। एक हल्की सी रोशनी की मीनार ने अपनी चमक बिखेरी, जो म्यू चेन की त्वचा को भेदते हुए उसके शरीर के भीतर तक पहुंच गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 44 सरनी को तोड़ना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL महान शासक सरनी को तोड़ना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 44 सरनी को तोड़ना। भनभनाना। जिस क्षण म्यू चेन के शरीर में हल्का सा दिखाई देने वाला प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, एक विशेष उतार चढ़ाव फूट पड़ा। यह उतार चढ़ाव विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जब ये जीजोंग तक पहुंचा तो वह कांप उठा। उसकी आंखें तुरंत ही किसी सम्मोहन में चली गईं। हम्फ। हालांकि ये ट्रांस केवल कुछ ही पल तक चला और जीजोंग जल्दी ही इससे उबर गया और उसने एक ठंडी आवाज निकाली। यह म्यू चेन निश्चित रूप से आम युवाओं से अलग था। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू क्षेत्र ने उसे आने के लिए पैसे दिए। हालांकि चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, उनके लिए उनके बीच के विशाल अंतर को भरना आसान नहीं था। स्विश। जीजोंग की भुजा कांप उठी और बारिश से बनी तलवार तुरंत फैल गई। एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली और उसने बिजली की गति से म्यू चेन के कंधे पर वार करते हुए 2 असीम मृत्यु मुहरों को बलपूर्वक तोड़ दिया। अगवा। जीजोंग का हमला बेहद क्रूर था और ये 2 लिमिटलेस डेथ सील्स के खुले अंतराल से होकर गुजरा। इस वजह से म्यू चेन को बचाव करने में देरी हुई और बारिश की तलवार म्यू चेन के कंधे में घुस गई। लेकिन जैसे ही इसने म्यू चेन को छुआ, म्यू चेन के शरीर के भीतर अस्पष्ट प्रकाश टॉवर कांपने लगा और बारिश की तलवार को रोक दिया। इस प्रकार तलवार की नोक ही एकमात्र हिस्सा थी जो म्यू चेन के कंधे में घुस गई और खून को बहने दिया। शुआ। जीजोंग ने यह दृश्य देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा कि स्थिति पहले ही खत्म हो चुकी है। उसकी आंखें लड़के को घूर रही थीं। फिर भी रिमझिम बारिश के नीचे काली आंखों की जोड़ी उसे एक गहरे काले छेद की तरह घूर रही थी। उन आंखों से खतरे की एक शब्दहीन भावना अप्रत्याशित रूप से जीजोंग के दिल में भर गई। शुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। YOLO247.co। उसके सामने वाले लड़के को उस लंबी तलवार की परवाह नहीं थी जो उसके कंधे में घुस गई थी। दर्द के कारण उसकी भौहें भी नहीं कांप रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। अंत में जीजोंग ने अपने बाएं हाथ में जो छाता पकड़ा हुआ था, वह उसकी हैरान आंखों के नीचे से उड़ गया। छाता जमीन पर बिना किसी शक्ति के गिरा और हल्की सी छींटें पड़ी। जीजोंग ने यह दृश्य देखा और फिर पलटकर लड़के की तरफ देखा, जो पीछे की ओर भाग गया। लड़के के कंधों से लगातार खून बह रहा था। आपने वास्तव में इसे समझ लिया। जीजोंग के मुंह से कुछ बुदबुदाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके सामने खड़ा लड़का वास्तव में उसकी बनावट की खामी को भांपने में कामयाब हो गया था। उसने न केवल उसे डरा दिया, बल्कि लड़के में इतनी हिम्मत भी थी कि वह अपने शरीर को लालच की तरह इस्तेमाल करके उसे एक छेद दिखाने के लिए मजबूर कर सकता था। इसके अलावा वह इस छेद का फायदा उठाने में भी कामयाब रहा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी छतरी को काट डाला। साथ ही इसने बनावट से उसका कनेक्शन भी काट दिया। आपने खो दिया, म्यू चेन ने जीजोंग से कहा और वह मुस्कुराया और हंसा। उसकी हंसी के बीच अचानक बारिश रुक गई। आसपास की हवा चमकने लगी और म्यू चेन को अपने कानों में अस्पष्ट मानवीय आवाजें सुनाई देने लगी। सड़क अभी भी वही थी। हालांकि जमीन पर बारिश के कोई निशान नहीं थे। आसमान में सूरज भी चमक रहा था और दूर दूर तक कुछ आकृतियां उभरने लगी थी। ये स्पष्ट था कि जिस चेतना सम्मोहन सरणी से उन्होंने इस स्थान को घेरा था, वह नष्ट हो चुकी थी। म्यू चेन ने अपने सामने देखा। उस जगह पर जीजोंग एक गंभीर भाव से उसे देख रहा था। फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ही अद्भुत लड़के हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि म्यू फैन का वास्तव में इतना बढ़िया बेटा होगा। म्यू चेन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सतर्क रहीं। अगला, क्या आप अभी भी हमला करने की योजना बना रहे हैं? संग्रह पहले ही नष्ट हो चुका है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आगे की घटनाओं का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें अब से अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए, जीजोंग ने कहा और एक हल्की मुस्कान के साथ म्यू चेन को गहराई से देखा। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तुरंत मुड़ा और धीरे धीरे चला गया। म्यू चेन की नजरें जीजोंग पर टिकी रहीं, जबकि वह दूर से गायब हो गया था। हालांकि उसकी भौहें अभी भी तनावग्रस्त थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे जो खतरा महसूस हो रहा था,
वह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। ये स्पष्ट था कि लियू क्षेत्र ने अपना मन बना लिया था और उसे म्यू क्षेत्र में सुरक्षित वापस लौटने की योजना नहीं बनाई थी। ये वास्तव में बेकार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब म्यू चेन ने सतर्कता से आसपास का निरीक्षण किया तो दो ठंडी निगाहें एक गली की दरार से घुस आई और उस युवा लड़के की आकृति को देखने लगी। तीसरे अंकल, अब हमें क्या करना चाहिए? अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में खड़े एक सुंदर लड़के ने पूछा। परिचित रूप से ये स्पष्ट था कि यह लियू मुबाई था और अधेड़ उम्र का आदमी लियू मिंग था। ये भाग्यशाली था कि मैंने कभी भी चीजों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। मैं केवल म्यू चेन का परीक्षण करने के लिए उसका उपयोग करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से अगर वह उसे मारने में कामयाब रहा तो यह सबसे अच्छा होगा। हालांकि चूंकि वह असफल रहा, इसलिए हमें इसे स्वयं करना होगा। लियू मिंग ने ठंडी आवाज में कहा, चाहे कुछ भी हो, हम म्यू चेन को वह सामान म्यू क्षेत्र में वापस लाने नहीं दे सकते। अन्यथा लियू क्षेत्र की लंबे समय से तैयार योजना बाधित हो जाएगी। हालांकि यदि आप अब उस पर हमला करते हैं तो संभवतः आप उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के लोगों को बुला लेंगे। लियू मुबाई ने धीरे से कहा। तो फिर हमें उससे जल्दी से छुटकारा पाना होगा। लियू मिंग की आंखें चमक उठी। उसने अपने हाथ से इशारा किया और उसके पीछे 10 आकृतियां दिखाई दी। ये लोग एक अशुभ आभा से आच्छादित थे और आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे सभी आध्यात्मिक रोटेशन चरण के प्रारंभिक चरण के लोग थे। में स्थानांतरित। हाँ, 10 आकृतियां चुपचाप जवाब देने लगी और उनके शरीर चमकने लगे तथा वे अंधेरे में गायब हो गईं। सड़क पर अपने आसपास की चीजों पर नजर गड़ाए म्यू चेन ने अपनी नजर सामने की ओर केंद्रित की। उसने देखा कि अचानक 10 आकृतियां प्रकट हुई और उसे घेर लिया। 10 आध्यात्मिक रोटेशन चरण प्रारंभिक चरण विशेषज्ञ। म्यू चेन ने 10 आकृतियों को देखा और उसका दिल थोड़ा कांप उठा। लियू क्षेत्र वास्तव में उसे मारना चाहता था। हालांकि लियू मिंग और अन्य लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमला करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह उत्तरी आध्यात्मिक शहर था, फिर भी उन्होंने उसके लिए एक बड़ा भोजन तैयार किया। मुझे उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, मुझे इस स्थिति से भागना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह विचार म्यू चेन के दिमाग में आया और वह जल्दी से पीछे हट गया। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे विश्वास नहीं था कि वह अकेले ही 10 आध्यात्मिक रोटेशन चरण के दिग्गजों को हरा पाएगा। स्विश। लेकिन ये 10 लोग सीधे उस पर टूट पड़े। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और उनमें से हत्या की भावना निकल पड़ी। इस शोरगुल के कारण दूर दूर तक शोरगुल दिखाई देने लगा। ये स्पष्ट था कि यहाँ शोरगुल का पता चल गया था। धत्तेरी की। म्यू चेन ने जब देखा कि ये लोग कितने तेज हैं तो उसने अपने दिल में जोर से कोसा। उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आए और उसकी बाह पर 2 काली रोशनियां चमक उठी। ये स्पष्ट था कि वह जोखिम लेने और समय की कमी को पूरा करने की योजना बना रहा था। स्विश। 10 आकृतियां तेजी से पास आई और वे बहुत तालमेल में थीं। जब वे अलग हुए तो उन्होंने पहले से ही घेरा बना लिया था और म्यू चेन के भागने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए थे। 2 तेज तलवारें सीधे म्यू चेन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ी। म्यू चेन की आंखें हिंसक हमलों को दृढ़ता से देख रही थी और उसकी भुजाओं पर काली रोशनी और भी घनी हो गई थी। हालांकि जब वह एक कदम आगे बढ़कर पहले हमला करने वाला था तो अचानक चीख सुनाई दी। ये गड़गड़ाहट की तरह था क्योंकि यह गूंज रहा था, आखिर ये गैंगस्टर कहां से आ गए। उन्होंने वास्तव में म्यू क्षेत्र के छोटे भगवान को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मरो। गरजने की आवाज के साथ एक आकृति बिजली की तरह तेजी से ऊपर आई। कुछ ही सेकंड में वह म्यू चेन के सामने आया और अपनी आस्तीनें इधर उधर लहराई। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक धारा की तरह बह निकला और 10 आकृतियां पीछे की ओर उड़ गईं क्योंकि वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चाचा झो। म्यू चेन ने अपनी आंखों के सामने उस परिचित आकृति को देखा और तुरंत बहुत खुश हो गया। वे आखिरकार आ ही गए। म्यू चेन के सामने खड़ा दुबला पतला अधेड़ आदमी झो ये था। इस समय उसकी बाज जैसी आंखें उन 10 आकृतियों पर टिकी थी जो उड़ गई थी। हालांकि उसने उनका पीछा नहीं किया और म्यू चेन की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहा। जाओ और मेरे लिए उन सबको मार डालो। झो ये ने 10 आकृतियों को ठंडे मन से देखा और तुरंत चीख पड़ी। आसपास से भी प्रतिक्रिया हुई और दर्जनों आकृतियां तेजी से 10 आकृतियों की ओर उड़ी। ये देखकर 10 आकृतियां दांत पीसने लगी और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगी। धुआं दिखाई देने लगा और जब वे पीछे हटने लगे तो उसने उनके शरीर को छिपा लिया।
हरामी। उस सड़क पर एक निश्चित स्थान से लियू मिंग ने देखा कि झो ये अचानक प्रकट हुआ। वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसका चेहरा राख हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि झो ये अचानक प्रकट होगा और स्थिति से निपटेगा, जब यह म्यू चेन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। तीसरे अंकल लियू मुबाई ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लगातार योजनाएं विफल हो जाएंगी। वापस लियू क्षेत्र में लौट जाओ और अपने पिता को सब कुछ बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि म्यू फैंग में लियू क्षेत्र की योजनाओं में हस्तक्षेप करने की हिम्मत है या नहीं। लियू मिंग ने उदास होकर कहा और तुरंत अपना हाथ हिलाया। वह मुड़ा और चला गया। लियू मुबाई ने जब ये देखा तो वह असहाय होकर केवल आहें भर सका। उसकी निगाहें दरार से गुजरी और उसने देखा कि म्यू क्षेत्र के लोग म्यू चेन की रक्षा कर रहे हैं। उसकी आंखों में एक ठंडी ठंडक दौड़ गई। भाग्यशाली लड़के, इस बार खुद को भाग्यशाली समझो, क्योंकि अगली बार मैं शायद तुम्हें मौका न दूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। जानिए कैसे आप 15 मिनट काम करके रोजाना 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 45 नौ नेदबट। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL महान शासक नौ नेदबट फास्ट एक्टिव। अब घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को यह पढ़ना चाहिए। 693 गुणा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 45 नौ नेदबट। सड़क पर झो ये आगे था क्योंकि वह म्यू चेन की रक्षा कर रहा था। उसकी बाज जैसी आंखें आसपास के माहौल पर नजर गड़ाए हुए थी। थोड़ी देर बाद उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया क्योंकि उसे लगा कि हत्या का इरादा धीरे धीरे कम होने लगा है। श्वा दर्जनों आकृतियां अचानक प्रकट हुई और म्यू चेन और झो ये को घेर लिया। छोटे भगवान, मास्टर झो। छोटे म्यू, क्या तुम ठीक हो? हत्या की मंशा गायब होने के बाद झो ये को राहत मिली और उसने म्यू चेन से पूछा। म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा था कि अंकल झो जल्दी आ गए। क्या हुआ? मुझे एक संदेश मिला जिसे सुलिंग लेकर आया था और मैं तुरंत उत्तरी आध्यात्मिक शहर की ओर दौड़ा। आखिर वे लोग कौन थे? वे तुम पर हमला क्यों करेंगे? झो ये का चेहरा थोड़ा गंभीर था। म्यू चेन म्यू क्षेत्र का छोटा स्वामी था। आखिर किस तरह के लोग उत्तरी आध्यात्मिक शहर में उस पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं? ये शायद लियू क्षेत्र के लोग हैं, म्यू चेन ने कहा। लियू क्षेत्र? झो ये का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत संदेह से पूछा, हालांकि लियू क्षेत्र के साथ हमारे दोस्ताना संबंध नहीं है, फिर भी हम हमेशा एक दूसरे के प्रति काफी संयमित रहे हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? चाचा झो, हम म्यू क्षेत्र में वापस आने के बाद इस बारे में बात करेंगे। मैंने उनका कुछ महत्वपूर्ण काम बर्बाद कर दिया है, म्यू चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यहां हंगामा छोटा नहीं था, इसलिए उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के लोग जल्द ही यहां आएंगे। हालांकि म्यू चेन को पता था कि यह लियू क्षेत्र द्वारा किया गया था, लेकिन उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसलिए इस मामले को केवल छोड़ा जा सकता था। हाँ, जब झो ये ने ये सुना तो उसने सिर हिलाया और अपनी हथेलियां लहराई। वह म्यू चेन को सीधे ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरे में ले आया। झो ये की सुरक्षा के साथ कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि लियू क्षेत्र ने समझ लिया था कि म्यू चेन को मारना अब असंभव था और अस्थायी रूप से हार मान ली। म्यू सिटी, म्यू एस्टेट के भीतर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियू क्षेत्र ने लिटिल म्यू पर हमला किया। लिविंग रूम के अंदर जू ये को इस बारे में बात करते हुए सुनकर म्यू फैंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। वह गुस्से से खड़ा हो गया। लियू क्षेत्र के लोग क्या करने की सोच रहे हैं? क्या वे म्यू क्षेत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं? अभी वे शायद अपने चेहरे को पूरी तरह से चीरना नहीं चाहते, अन्यथा वे पहले जीजोंग को आमंत्रित नहीं करते। लेकिन उसके बाद उनके पास मुझ पर अकेले हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। म्यू चेन उसके बगल में मुस्कुराया। जीजोंग, म्यू फैंग का चेहरा उतर गया। उसके बगल में झो ये ने भी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, उसने तुम पर भी हमला किया? हाँ, मैं उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था में फंस गया था। हालांकि बाद में मैंने उसे तोड़ दिया और वह चला गया। म्यू चेन ने सिर हिलाया। तुमने उसकी व्यूह रचना तोड़ दी। म्यू फैंग और झो ये दंग रह गए। वे म्यू चेन की ओर आश्चर्य से देखने लगे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जीजोंग का नाम सुना है।
हालांकि उनकी आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज प्रारंभिक चरण की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी रैंक एक आध्यात्मिक व्यू रचना मास्टर की उनकी पहचान काफी परेशान करने वाली थी। हालांकि उन्होंने जो व्यू रचना बनाई थी उसे वास्तव में म्यू चेन ने तोड़ दिया था। वैसे भी मैं अभी भी आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में हूं, ठीक है। म्यू चेन हंसा जब उसने उनके आश्चर्यचकित भाव देखे। आध्यात्मिक आंदोलन चरण अंतिम चरण। म्यू फैंग फिर से आश्चर्यचकित था। उसने तुरंत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि आध्यात्मिक मार्ग के कारण म्यू चेन ने साधना के लिए 1 वर्ष का समय खो दिया था, लेकिन उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से महान थी। अभी वह आगे बढ़ रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम आध्यात्मिक आंदोलन चरण में हो? अगर जीजोंग अपनी व्यू रचना को सक्रिय कर देता तो आध्यात्मिक रोटेशन चरण के अंतिम चरण में मौजूद व्यक्ति के लिए भी यह मुश्किल हो जाता। तुम अपनी ताकत से उसकी व्यू रचना को तोड़ने में सक्षम थे। हालांकि म्यू फैंग काफी खुश था, फिर भी उसने म्यू चेन को तुरंत डांटा जब उसने उसके गर्व भरे चेहरे को देखा। जीजोंग ने भी शायद आपके जैसा ही सोचा होगा पिताजी। इसीलिए मैं उनकी सेना को भेदने में सफल रहा। म्यू चेन ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि म्यू चेन ने जीजोंग के विचारों का उपयोग करके उसे कमतर आंका। झो ये ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ज्ञान प्राप्त करना निश्चित रूप से कठिन है। आखिर इस लड़के का कौन सा हिस्सा सराहनीय है? म्यू फैंग कुछ देर मुस्कुराया और फिर गंभीर हो गया। उसने कहा, लियू क्षेत्र तुम पर हमला क्यों करेगा? और उन्होंने उत्तरी आध्यात्मिक शहर में ऐसा करने का विकल्प भी चुना। अगर उन्हें खोजा गया तो वे उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के क्रोध को भड़का देंगे। अपने काम करने के सामान्य तरीके से वे ऐसा लापरवाह काम नहीं करेंगे। इसके अलावा 5 महान अकादमियों के लिए स्थान जल्द ही आने वाले हैं। अब उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी को नाराज करना उनके लिए बुद्धिमानी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ समय पहले रक्तवध समूह ने लियू क्षेत्र से कुछ चुराया था। फिर लियू क्षेत्र द्वारा उन्हें उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र तक खदेड़ा गया। म्यू चेन ने उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में हुई घटनाओं के बारे में उन्हें सावधानीपूर्वक बताया। फिर उसने अपनी कलाई पर सरसों के बीज का कंगन दिखाया और कहा, यह वस्तु मैंने चुराई थी और वे शायद इसके बारे में जानते हैं। इसलिए वे डरते थे कि मैं इसे म्यू क्षेत्र में वापस न लाऊं, इसलिए उन्होंने उत्तरी आध्यात्मिक शहर में मुझ पर हमला करने की योजना बनाई। ओह! म्यू फैंग और झो ये ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में गंभीरता का भाव देखा जा सकता था। उन्होंने वास्तव में रक्तवध समूह और लियू क्षेत्र के बीच के मामले के बारे में सुना था, लेकिन वे इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। हालांकि ऐसा लगता है कि अब यह इतना आसान नहीं था क्योंकि लियू क्षेत्र ने इसे बहुत महत्व दिया था। हालांकि सरसों के बीज का कंगन काफी मूल्यवान है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर लियू क्षेत्र अधिक मूल्य लगाए। म्यू फैंग मुस्कुराया और कहा, क्या इसके अंदर कुछ है? म्यू चेन ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ पकड़ लिया क्योंकि एक प्राचीन तांबे का टुकड़ा दिखाई दिया और कहा, यह शायद यह वस्तु है। हालांकि मैंने इसे देखा है लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला। म्यू फैंग ने म्यू चेन के हाथ से पुराना तांबे का टुकड़ा लिया और उसकी हथेली नक्काशी से गुजरी। उसने उसे पलटने से पहले एक पल के लिए सोचा। जब उसने काले विशाल पक्षी की नक्काशी देखी तो वह कुछ देर के लिए रुक गया, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। ये चीज, ये कुछ वैसी लगती है। म्यू फैंग ने बड़बड़ाया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये कुछ वैसी लगती है। नॉन एडिबल, नॉन एडिबल। झो ये चौंक गया और कहा, यह नहीं हो सकता। नॉन एडिबल। म्यू चेन भी हैरान था। वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या ये नॉन एडिबल है जो मायरीड बीस्ट रिकॉर्ड की अर्थ रैंकिंग में 11वें स्थान पर है? दिखने से लगता है कि यह काफी हद तक एक जैसा है। म्यू फैंग ने सिर हिलाया। उसने एक पल सोचा और अपनी हथेली को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ में एक चमकदार रोशनी इकट्ठी हुई और आखिरकार एक हथेली के आकार की अग्नि पक्षी बन गई। अग्नि पक्षी की आंखें बेहद तेज थीं। उसके पंख ड्रैगन के पंखों जैसे थे और उसके धारदार पंजों पर लाल ड्रैगन के तराजू थे। उससे एक शक्तिशाली, प्रभावशाली तरीका निकल रहा था। क्या यह ड्रैगन फायर बर्ड का सोल एसेंस है जिसे डैड ने निगला था? म्यू चेन ने उत्सुकता से उस खूबसूरत फायर बर्ड को देखा। यह एक सच्चा स्वर्गीय जानवर था। इसे मायरीड बीस्ट रिकॉर्ड की अर्थ रैंकिंग में 85वें स्थान पर रखा गया था। ये टीचर मो के गोल्डन थंडरवुल्फ और टीचर शी के रॉकटटल लान की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ड्रैगन फायर बर्ड म्यूफे की हथेली पर खड़ा था और धीरे से उस प्राचीन तांबे के टुकड़े के पास गया। जब उसने काले पक्षी की नक्काशी देखी तो उसकी तीखी आंखों में डर दिखाई दिया।
वह एक कदम पीछे हट गया, मानो वह उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ और भयभीत था। ड्रैगन फायरबर्ड को इतना डराने और इस रूप के साथ, ये संभवतः नॉन नेदरबर्ड है। म्यू फैंग ने आखिरकार इस दृश्य को देखकर इसकी पुष्टि की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नौ नर्क पक्षी। इसका जन्म उत्तरी भूमि में हुआ था। इसके पंख पहाड़ों को ढक सकते थे और नर्क की रोशनी सूर्य और चंद्रमा को निगल सकती थी। नॉन नेदरबर्ड का वर्णन करने वाला ये वाक्य म्यू चेन के दिल में उतर गया। वह अपने होठों को चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। इस शक्ति की कल्पना करना काफी कठिन था। अगर यह वास्तव में नॉन नेदरबर्ड है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लियू क्षेत्र इसके बारे में इतना अधिक सोचेगा। अगर एक स्पिरिट स्टेज पावरहाउस नॉन नेदरबर्ड की आत्मा सार प्राप्त करने के लिए था, तो उनकी ताकत शायद काफी पागल हो जाएगी, म्यू फैंग ने कहा। हालांकि अगर यह वास्तव में नॉन नेदरबर्ड है, तो क्या लियू क्षेत्र वास्तव में अपनी ताकत से इसे चुनौती देने के लिए योग्य होगा? म्यू चेन ने भौहें सिकोड़ी। अगर यह वास्तव में नॉन नेदरबर्ड था, तो लियू क्षेत्र के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ भी इसका शिकार करना असंभव था। इसके पीछे का रहस्य इस तांबे के टुकड़े में छिपा होना चाहिए। म्यू फैंग ने हल्की सी मुस्कान दी और अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली। ये बाढ़ की तरह तांबे के टुकड़े में बह गई। म्यू चेन ने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि म्यू फैंग तब असफल हो जाएगा जब म्यू चेन असफल हो जाएगा। आखिरकार म्यू फैंग एक वास्तविक स्पिरिट स्टेज लेट फेज पावरहाउस था। उन्हें पूरे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे मजबूत माना जाता था। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर बह गई और खामोश तांबे के टुकड़े ने आखिरकार हलचल मचा दी। प्रकाश बाहर निकल आया और हवा में प्रकाश की एक परत बन गई। प्रकाश की परत के भीतर एक विशाल काला जंगल दिखाई दे रहा था। उसी समय एक विशालकाय काला पक्षी बंजर पहाड़ियों और अशांत जल की गहराई में आकाश की ओर चिल्ला रहा था। उसके शरीर से एक प्रचंड काली रोशनी निकल रही थी। इसके अलावा काली रोशनी उस स्थान को घेरती हुई लग रही थी और रोशनी को भी ढक रही थी। काली रोशनी घनी होती गई और आखिरकार एक काली लौ में बदल गई, जैसे ही उसने पक्षी को अपने में लपेट लिया। उसकी चीख की आवाजें और भी तेज होती गईं। फिर दृश्य बदल गया। विशालकाय काले पक्षी का शरीर घनी लौ के भीतर तेजी से छोटा होता जा रहा था। अंतिम दुखद चीख के साथ वह एक विशाल काले अंडे में बदल गया और काले जंगल की गहराई में जा गिरा। यह दृश्य यहीं समाप्त हो गया। फिर एक जटिल मार्ग दिखाई दिया। यह एक नक्शा लग रहा था। यह वास्तव में नॉन नेदरबर्ड है। म्यू फैंग ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें उसके आश्चर्य को छिपा नहीं सकी, क्योंकि उसने कहा, और यह नॉन नेदरबर्ड वास्तव में विकसित होने का प्रयास कर रहा था। हालांकि यह विफल रहा। म्यू चेन की आंखें चमक उठी। नाइन नेदरबर्ड पहले से ही काफी अद्भुत था। अगर इसे और विकसित किया जाए, तो क्या ये मायरीड बीस्ट रिकॉर्ड की स्वर्ग रैंकिंग में योग्य नहीं होगा? ऐसा लगता है कि लियू क्षेत्र वास्तव में नॉन नेदरबर्ड की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है। हमें उन्हें इसे हासिल नहीं करने देना चाहिए। झो ये का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने कहा, अगर लियू क्षेत्र नॉन नेदरबर्ड को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है, तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। उस समय वे शायद अपने व्यक्तित्व के साथ म्यू क्षेत्र को और अधिक सहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें इसे भी जब्त करना होगा। म्यू चेन की आंखें चमक उठी। उसकी आंखें उस प्राचीन तांबे के टुकड़े पर स्थिर रहीं। पिताजी, ये कौन सी जगह है? ये तो काफी जानी पहचानी लगती है। जब म्यू फैंग ने ये सुना, तो उसने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी और तीखी आंखों से कहा, बेशक ये परिचित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर है। ये स्थान संभवतः उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र का काला भयानक दलदल होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। जानिए कैसे आप 15 मिनट काम करके रोजाना 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 46 मुहर। महान शासक सील। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 46 मुहर। काला भयानक दलदल। म्यू चेन ने जब ये नाम सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने तुरंत अपने होठों पर थप्पड़ मारा। तो यह वास्तव में उस जगह पर था। ब्लैक एरी स्वैम्प। यह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एक अत्यंत क्रूर भूमि है। हालांकि यह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र से काफी अलग है। कम से कम उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में एडवेंचरर टीमें अक्सर वहां जाती थीं।
जहां तक ब्लैक एरी स्वैम्प की बात है, यह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर लगभग निषिद्ध भूमि है। इन कुछ वर्षों के दौरान 10 में से 9 व्यक्ति उस भूमि के लिए खाद बन जाएंगे। जहां तक शेष लोगों की बात है, वे इससे बाहर निकलने में सक्षम होंगे। फिर भी वह अपने दिमाग से बाहर हो जाएगा और इससे उबरने के लिए उसे बहुत लंबा समय चाहिए। जब वे बाहर आते हैं, तब भी वे ब्लैक एरी स्वैम्प का नाम सुनकर डर जाते हैं। ब्लैक एरी दलदल में घुसना आसान नहीं है। झो ये ने भौहें सिकोड़ी। ये स्पष्ट था कि वह ब्लैक एरी दलदल के बारे में काफी जानकार था। ये दलदल बेहद खतरनाक माना जाता था। जरा सी चूक उनकी जान ले सकती थी। अगर यह नॉन एडबर्ट के लिए है, तो ये जोखिम उठाने लायक है। और अगर हम वास्तव में लियू क्षेत्र को नॉन एडबर्ट प्राप्त करने देते हैं, तो ये हमारे लिए काफी परेशानी भरा होगा। म्यू फैंग ने बड़बड़ाया। झो ये ने सिर हिलाया। नॉन एडबर्ट बहुत शक्तिशाली था। अगर यह अपने चरम पर होता, तो उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी इसका शिकार करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जो देखा गया, उसके आधार पर नॉन एडबर्ट शायद अपने विकास में विफल हो गया था और उस अवधि में था जब ये सबसे कमजोर था। इसलिए लियू क्षेत्र इस अवसर को नहीं छोड़ेगा। काय करते? म्यू फैंग ने कुछ देर सोचा और कहा, चलो सबसे पहले लियू क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ अच्छे लोगों को भेजते हैं। इस मामले को गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा जब ये जानकारी फैल जाएगी तो कई ताकतें ईर्ष्या करेगी। इस प्रकार लियू क्षेत्र सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा और केवल गुप्त रूप से ही ऐसा करेगा। ब्लैक एरी दलदल में उस समय मौत का धुआं छाया रहता है। हर साल गर्मियों के मौसम में ये कमजोर होता जाता है। मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है। अगर लियू क्षेत्र को स्थानांतरित करना है, तो वे निश्चित रूप से उस समय का चयन करेंगे। झो ये ने कहा। म्यू फैंग ने भी अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया। हमें भी गुप्त रूप से लोगों की भर्ती करनी चाहिए। एक बार मौका मिलने पर हम भी कार्रवाई करेंगे। भले ही हम नॉन एडबर्ट प्राप्त करने में विफल रहे हों, हमें लियू क्षेत्र से खाली हाथ लौटना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। योलो 247.co। लियू क्षेत्र और म्यू क्षेत्र के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध को देखते हुए, यह अच्छी बात होगी यदि वे दूसरे पक्ष को अपनी इच्छानुसार कार्य करने से रोकने में सफल हो जाएं। ठीक है, मैं अभी तैयारी करके आता हूँ। झो ये हमेशा से ही सब कुछ तेजी से करता आया है। उसने तुरंत जवाब दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। म्यू फैंग ने झो ये की विदाई देखी और मुस्कुराया। फिर उसने म्यू चेन के सिर पर थपथपाया। तुम बदमाश, तुम अपने पिता के लिए वाकई एक बड़ा तोहफा लेकर आए हो। पिताजी, मुझे भी ब्लैक एरी दलदल में ले चलो, म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जगह बहुत खतरनाक है, यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। म्यू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। मैं आध्यात्मिक मार्ग से आया हूँ, ठीक है पिताजी, वहां की स्थिति शायद ब्लैक एरी दलदल से बेहतर नहीं है। म्यू चेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। म्यू फैंग ने अपने सामने खड़े सुंदर चेहरे को ध्यान से देखने से पहले झिझकते हुए कहा। हालांकि उसकी उम्र के कारण उसमें अपरिपक्वता का थोड़ा सा निशान था, लेकिन उसमें पहले से ही एक दृढ़ निश्चय था। वह थोड़ा चकित था। जिस लड़के को उसने अकेले पाला था, वह अनजाने में बहुत बड़ा हो गया है। चूंकि तुम ये करना चाहते हो, तो तुम हमारा अनुसरण कर सकते हो। हालांकि तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम लापरवाही से काम न करो। म्यू फैंग मुस्कुराया और कुछ हद तक प्रसन्न हुआ। उसका ये बेटा शायद जल्द ही उससे, उसके पिता से आगे निकल जाएगा। म्यू चेन ने सिर हिलाया। फिर वह म्यू फैंग को घूरते हुए मुस्कुराया और बोला, इसके अलावा एक बात है कि मुझे अपने संदेहों को हल करने के लिए पिताजी को परेशान करना होगा। क्या? म्यू फैंग ने हैरान होकर पूछा। यह मेरे बारे में है। म्यू चेन ने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए और कहा, जब से मैंने ग्रेट पैगोडा आर्ट में प्रशिक्षण लिया है, मुझे लगता है कि मेरे शरीर के भीतर कुछ छिपा हुआ है। पिताजी, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? म्यू फैंग दंग रह गया और तुरंत मुस्कुराया। क्या ऐसा कुछ था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88। म्यू चेन सिर्फ म्यू फैंग को देखता रहा। अपने पिता के बारे में अपनी समझ के आधार पर जितना ज्यादा वह शांत रहने का नाटक करता, मामला उतना ही जटिल होता जाता। पिताजी, आप इसे मुझसे हमेशा नहीं छिपा सकते, है ना? म्यू फैंग ने म्यू चेन की गंभीर और दृढ़ आंखों को देखा। थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे इतनी जल्दी नोटिस कर लोगे। मैंने शुरू में सोचा था कि इसमें कम से कम 6 महीने और लगेंगे। इस बारे में मुझसे पूछना बेकार है क्योंकि यह काम तुम्हारी माँ ने किया है। यह मेरी उम्मीदों के भीतर है। पिताजी की ताकत के साथ आपके लिए ऐसा करना शायद असंभव है। म्यू चेन इस जवाब पर आश्चर्यचकित नहीं हुआ और मुस्कुराया। अरे यार, तू सच में पिटाई चाहता है? म्यू फैंग का चेहरा लाल हो गया। उसे वास्तव में उसके अपने बेटे ने नीचा देखा। माँ ने मेरे साथ क्या किया? म्यू चेन ने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर को घूरते हुए असमंजस में पूछा। क्योंकि तुम अपनी माँ के अपने बेटे हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में उसका खून है। इसलिए जब तुम पैदा हुए थे तब उसने तुम्हारे शरीर में एक सीलिंग सरणी की व्यवस्था की थी। यही कारण है कि इतने सालों के बाद भी तुम अपनी आध्यात्मिक नब्ज का पता नहीं लगा पाए हो। मू फैंग ने समझाया। मेरी आध्यात्मिक नाड़ी को मेरी माँ ने सील कर दिया था। क्यों? म्यू चेन ने आश्चर्य से बड़बड़ाया। उसने हमेशा सोचा था कि उसके पास आध्यात्मिक नाड़ी नहीं है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये वास्तव में उसकी माँ द्वारा सील की गई थी। इसके दो कारण हैं। हालांकि आध्यात्मिक पल्स आपकी साधना की गति को तेजी से सुधार सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं तो ये कभी कभी बाधा बन सकता है। आपको वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए आपके पास एक ऐसा दिल भी होना चाहिए जो इस प्रतिभा से मेल खाता हो। इस दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों को वास्तव में उनमें से एक नायक के रूप में देखा जा सकता है? म्यू फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने स्वर्गीय शासकों के बारे में भी सुना है जिन्होंने निचले विमानों की बेड़ियां तोड़कर महान हजार दुनिया में प्रवेश किया। ये लोग वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनके पास एक अडिग संकल्प है और उनसे मुकाबला करने में सक्षम होने के लिए तुम्हारे पास भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। तो फिर दूसरा कारण क्या है? म्यू चेन ने सिर हिलाकर पूछा। बाकी के लिए? म्यू फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और बोला, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आध्यात्मिक नब्ज को सील नहीं किया होता तो हम दोनों शायद काफी परेशान होते। तुम शायद आसानी से बड़े नहीं हो पाते। म्यू चेन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें वही बताया जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है। म्यू फैंग ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से म्यू चेन को देखा। तुम्हें केवल ये जानने की जरूरत है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया था, और तुम लापरवाही से काम नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए तुम्हें पर्याप्त ताकत हासिल करने से पहले अपने शरीर के भीतर की सील को नहीं छूना चाहिए। म्यू फैंग की अभिव्यक्ति अचानक सख्त हो गई। माँ, म्यू चेन ने खुद से कहा। उसका हाथ धीरे से उसकी छाती को छू गया। ये शब्द उसकी आत्मा के भीतर से एक गर्म भावना को बाहर निकालता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि उसने अपने दिल के भीतर कभी कोमल आकृति नहीं देखी थी, फिर भी उसने अपने खून के रिश्ते के कारण अपनेपन का एहसास किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जब वह छोटा था और उसका परिवार अलग हो गया था? इस कारण वह, जब वह शिशु ही था, उस कोमल आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो तुम स्वाभाविक रूप से सब कुछ जान जाओगे। म्यू फैंग ने म्यू चेन के कंधे को थपथपाया और कहा, तो फिर मैं अपने शरीर के भीतर की सील कब हटा पाऊंगा? म्यू चेन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा। हे, हटाओ। तुम्हारी माँ ने जो सील छोड़ी है उसे हटाना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि उसने पहले ही तुम्हें चाबी सौंप दी है। जब तक तुम्हारे पास क्षमता है, तुम धीरे धीरे इसे हटा पाओगे। म्यू फैंग मुस्कुराया। कुंजी। म्यू चेन की आंखें चमक उठी। क्या यह महान पैगोडा कला है? हाँ। म्यू फैंग ने सिर हिलाया और कहा, जब आपकी महान पैगोडा कला टावरफॉर्म स्तर तक पहुंच जाएगी तो आपको अपनी मां द्वारा स्थापित सील को हटाने में सक्षम होना चाहिए। टावरफॉर्म। म्यू चेन का मुंह फड़क उठा। उसने खुद अनुभव किया था कि ग्रेट पैगोडा आर्ट में प्रशिक्षण लेना कितना मुश्किल था। उसे वास्तव में नहीं पता था कि उसे उच्चतम स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसके अलावा आपको इस समय के दौरान आध्यात्मिक सरणी के बारे में भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको कुछ सिखाने के लिए एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर ढूंढूंगा। म्यू फैंग ने अचानक कहा। आध्यात्मिक सरणी। म्यू चेन दंग रह गया। उसने तुरंत अपना सिर रगड़ा और कहा, मैंने इसे कभी नहीं सीखा। पिताजी, आप चाहते हैं कि मैं आध्यात्मिक सरणी मास्टर भी बनूं? तुम्हारी माँ इस मामले में बहुत निपुण थी। उनके बेटे के रूप में तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है ना? नहीं तो जब तुम दोनों मिलोगे तो तुम्हारी माँ मुझे तुम्हें ठीक से न पढ़ाने के लिए दोषी ठहराएगी।
इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। म्यू फैंग ने मू चेन के सिर को सहलाते हुए मुस्कुराया। फिर वह धीरे धीरे लिविंग रूम से बाहर चला गया और थोड़ा उदास मू चेन को पीछे छोड़ गया। आध्यात्मिक सरणी मास्टर बनना कितना आसान होगा। उसकी मां सब कुछ करना जानती थी, लेकिन अगर वह इतनी होशियार थी तो उसे पिताजी क्यों पसंद आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 47 आध्यात्मिक व्यूह। महान शासक आध्यात्मिक सरणी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 47 आध्यात्मिक व्यूह। जाहिर है कि यह कोई मजाक नहीं था जब म्यू फैंग ने कहा कि वह चाहता है कि म्यू चेन आध्यात्मिक सरणी के बारे में सीखे। इसलिए म्यू चेन ने पुराने आध्यात्मिक सरणी मास्टर से मुलाकात की जिसे म्यू फैंग अगले दिन वापस लाया था। वह एक दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो सफेद वस्त्र पहने हुए था। वह बहुत सख्त दिख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं थी। हालांकि वह म्यू फैंग का अधीनस्थ था, लेकिन जब उसने म्यू फैंग को देखा तो उसने बहुत सम्मान या विनम्रता नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने न तो विनम्र और न ही अभिमानी भाव बनाए रखा। यह मिस्टर वेन लिंग है, वे अब से आपको आध्यात्मिक सरणी का मूल ज्ञान सिखाएंगे। म्यू फैंग ने अपने बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा किया और मू चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मू चेन मिस्टर वेन लिंग से मिलते हैं। मू चेन ने सलामी देने के लिए अपने हाथ जोड़े। वह लिटिल लॉर्ड की शक्ल नहीं दिखा रहा था और बेहद विनम्र दिख रहा था। वेन लिंग नाम के अधेड़ व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। बेटा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मिस्टर वेन लिंग सख्त होने के लिए मशहूर है। अगर तुम में प्रतिभा नहीं है, तो वह तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, भले ही तुम मेरे बेटे ही क्यों ना हो। क्या तुम समझ रहे हो? म्यू फैंग ने उसे सावधान किया। वेन लिंग को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है जिसे उसने म्यू क्षेत्र में आमंत्रित किया था। हालांकि वह केवल रैंक एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर था, लेकिन म्यू क्षेत्र के भीतर उनमें से 10 से अधिक नहीं थे। इसके अलावा वेन लिंग को सबसे मजबूत माना जाता था। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में आध्यात्मिक सरणी के बारे में कोई पाठ्यक्रम नहीं था और उन्होंने आध्यात्मिक सरणी मास्टर्स को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया था। सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक सरणी मास्टर को उन्हें सिखाने के लिए आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार इसने उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर आध्यात्मिक सरणी मास्टर्स को दुर्लभ बना दिया। शायद 5 महान अकादमियों में प्रवेश करने के बाद आप आध्यात्मिक सरणियों के बारे में पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि आप केवल उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में मूल बातें ही सीख सकते हैं। तो फिर आपको मिस्टर वेन लिंग का अनुसरण करना चाहिए और सीखना चाहिए। मुझे कुछ और काम करना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। म्यू फैंग को अपने बेटे की चिंता नहीं थी। म्यू चेन की समझदारी के कारण वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे शिक्षक गुस्से में भाग जाए। इसलिए वह निश्चिंत होकर चला गया। नॉन एडवर्ड के बारे में मामले ने हाल ही में म्यू फैंग को काफी व्यस्त कर दिया था, क्योंकि उसे हर समय लियू क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखनी थी। मिस्टर, कृपया बैठिए। जब म्यू चेन ने म्यू फैंग को जाते देखा तो उसने वेन लिंग की ओर मुस्कुरा कर देखा। वेन लिंग ने सिर हिलाया। वह बैठ गया और एक पल के लिए चुप हो गया। बाद में उसके सख्त चेहरे ने म्यू चेन को देखा और उसने पूछा, मैंने म्यू टेरिटरी लॉर्ड से सुना है कि आपने जीजू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह स्पष्ट था कि म्यू चेन को उम्मीद नहीं थी कि वेन लिंग अचानक इस बारे में पूछेगा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। तो क्या आप जानते हैं कि जीजोंग ने आपके खिलाफ कौन सी आध्यात्मिक व्यवस्था की है? वेन लिंग ने फिर पूछा। ये 2 आध्यात्मिक सरणी होनी चाहिए, एक चेतना सम्मोहक सरणी मुझे फंसाने के लिए और एक आध्यात्मिक वर्षा सरणी मुझ पर हमला करने के लिए। म्यू चेन ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया। ये दोनों ही जटिल रैंक एक आध्यात्मिक सारणी नहीं है। ऐसा लगता है कि जीजोंग आपके पिता से डरता था, इसलिए उसने आपको सीधे नहीं मारा। वेन लिंग ने कहा, मेरी समझ के आधार पर जीजोंग द्वारा व्यवस्थित किया जाने वाला सबसे मजबूत एरे मर्डरिंग ब्लडशोवा एरे होना चाहिए और यह रैंक 2 आध्यात्मिक एरे के बराबर है। एक बार इसे सक्रिय कर दिया गया तो आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज भी बेहद असहाय होगा। म्यू चेन ने अपना सिर खुजलाया। ऐसा लगता है कि वह भाग्य के कारण जीता है। हालांकि आपके लिए अपनी ताकत से 2 आध्यात्मिक सरणियों को तोड़ना भी आसान नहीं है।
वेन लिंग ने म्यू चेन को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके भावहीन चेहरे पर प्रशंसा का भाव दिखाई दिया। अब हम आध्यात्मिक व्यूह रचनाओं के बारे में थोड़ी बात करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वेन लिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तथाकथित आध्यात्मिक सरणी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रतिध्वनित करने की एक विशेष विधि है। यह दुनिया के भीतर आध्यात्मिक आभा को सक्रिय करेगी, जिससे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के उपाय प्रभावी होंगे। हालांकि यदि आप इस प्रकार की प्रतिध्वनि उत्पन्न करना चाहते हैं तो ये काफी जटिल और कठिन है। कुछ निचले स्तरों में आध्यात्मिक सरणियों को व्यवस्थित करना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां की ऊर्जा महान सहस्राब्दी दुनिया की तुलना में उतनी समृद्ध और जटिल नहीं है। इसलिए महान सहस्राब्दी दुनिया की आध्यात्मिक सरणियां निचले स्तरों की तुलना में अधिक उन्नत और जटिल हैं। वेन लिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ विशेष रूप से पतला लग रहा था और उसकी सामान्य उपस्थिति से बिल्कुल अलग था। म्यू चेन ने अपनी हथेली को देखा और देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी उंगलियों पर तेजी से इकट्ठा हो रही थी। अंत में ये 5 उत्तम आध्यात्मिक मुहरों में बदल गई। आध्यात्मिक मुहरें काफी जटिल लग रही थीं, लेकिन इससे एक विशेष उतार चढ़ाव निकल रहा था। 5 आध्यात्मिक मुहरों के चारों ओर दुनिया से आध्यात्मिक आभा चुपचाप पलटती हुई लग रही थी। यह एक आध्यात्मिक मुहर है। यह आध्यात्मिक सरणियों की व्यवस्था के लिए एक आवश्यक वस्तु है। आध्यात्मिक मुहर। म्यू चेन चौंक गया। यह स्पष्ट था कि वह इस चीज से अपरिचित था। हाँ। वेन लिंग ने सिर हिलाया। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और 5 आध्यात्मिक सरणियां उसके हाथ से छूटकर उड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि वे समुद्र से आने वाली बारिश की बूंदों के साथ मिल गई थी और फीकी पड़ गई थी। हालांकि जब आध्यात्मिक मुहरें गायब हो गईं, तो म्यू चेन को अचानक एक भयंकर और अप्रत्याशित हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। म्यू चेन ने कहा और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। वह धीरे धीरे देख पा रहा था कि उसके सामने की हवा थोड़ी विकृत हो गई थी। प्रकाश की किरणें, जिन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, आपस में गुंथी हुई लग रही थी। और प्रकाश की किरणों के स्रोत पर ये 5 छोटी आध्यात्मिक मुहरें थीं। क्या यह आध्यात्मिक सरणी है? वेन लिंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा आध्यात्मिक समूह है। इसे रैंक एक आध्यात्मिक समूह भी नहीं माना जाता है। आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था करने के लिए आध्यात्मिक मुहरों पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कोई भी मामूली उतार चढ़ाव और असामान्य प्रतिध्वनि आध्यात्मिक सरणी को विफल कर देगी। जब आध्यात्मिक सरणी विफल हो जाती है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा उपयोगकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। गंभीर मामलों में वे अपनी जान गंवा देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विफलता आपके आध्यात्मिक सरणी पर नियंत्रण खोने जैसा है और यह उपयोगकर्ता को भारी झटका देगा। आमतौर पर आध्यात्मिक सरणी जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, आपको उतनी ही अधिक आध्यात्मिक मुहरों की आवश्यकता होगी। साथ ही इसे नियंत्रित करने की कठिनाई और भी कठिन हो जाएगी। वेन लिंग ने कहा, मैं रैंक एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर हूं। मेरी अधिकतम सीमा एक बार में 20 आध्यात्मिक मुहरों को नियंत्रित करना है। अगर मैं और जोड़ूंगा तो मैं उन पर नियंत्रण खो दूंगा। मेरे ज्ञान के आधार पर रैंक 5 आध्यात्मिक सरणी मास्टर्स की संख्या एक हाथ में गिनी जा सकती है। वे सैकड़ों आध्यात्मिक मुहरों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और यह शक्ति स्पिरिट स्टेज पावरहाउस को भी नष्ट कर सकती है। यह सुनकर म्यू चेन ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। आध्यात्मिक मुहरें आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था करने की नींव है। इसके अलावा आपको एक और आवश्यक वस्तु की आवश्यकता है। क्या? आरेख सरणी। वेन लिंग ने धीमे स्वर में कहा, एक सरणी बनाना बेहद मुश्किल है। यह एक बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजना के बराबर है। आध्यात्मिक मुहरें आधारशिला और कनेक्शन के मार्ग की तरह है। दूसरी ओर आरेख सरणी डिजाइन की तरह है। पूर्ण डिजाइन के बिना निर्माण शुरू करना असंभव होगा। वेन लिंग के हाथ उसकी अपनी बाहों में घुस गए और उसने धीरे से एक पन्ना जड़ा हुआ लिपि निकाला। जड़े हुए लिपि पर एक हल्की रोशनी चमकी। ये रैंक एक आध्यात्मिक सरणी स्क्रॉल है। इसका नाम आध्यात्मिक बिजली सरणी है। म्यू चेन ने इसे जिज्ञासा से स्वीकार किया और इसे सुलझाया। प्रकाश तुरंत उसकी आंखों में प्रवेश कर गया और वह प्रकाश की किरणें देख सकता था, जो डायग्राम एरे पर दूसरों को चक्कर में डाल सकती थी। ये प्रकाश किरणें जटिल रूप से आपस में जुड़ी हुई थीं और अंततः एक चमकती हुई, फिर भी फीकी बिजली की सरणी में बन गईं। आध्यात्मिक एरे के लिए डायग्राम एरे को सबसे आकर्षक वस्तु माना जा सकता है। जब भी कोई उच्च रैंक वाला डायग्राम एरे दिखाई देता है, तो यह निश्चित रूप से कई आध्यात्मिक एरे मास्टर्स को इसे जब्त करने के लिए आकर्षित करेगा। और डायग्राम एरे भी आध्यात्मिक एरे मास्टर्स की तरह है। इसे 9 रैंक में विभाजित किया गया है।
इतने सालों के बाद मैंने जो सबसे उच्च रैंक वाला डायग्राम एरे देखा है, वह केवल रैंक 4 डायग्राम एरे है। जब वेन लिंग ने रैंक 4 डायग्राम एरे के बारे में बात की तो उसका सख्त चेहरा ईर्ष्या और लालसा से भर गया। बेशक अभी आपके लिए डायग्राम एरे बहुत जल्दी है। वेन लिंग ने म्यू चेन को घूरते हुए उससे एक और घिसी पिटी स्क्रिप्ट थमाते हुए कहा, इसके अंदर आध्यात्मिक मुहरों की साधना करने की विधि है। देखें कि क्या आप इसे साधना कर सकते हैं। एक हद तक इसे शुरुआती लोगों के लिए एक परीक्षा के रूप में माना जा सकता है। अगर आपको लगता है कि साधना करते समय आप अनाड़ी और धीमे हैं, तो आप रुक सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आध्यात्मिक मुहरों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि आपके पास इसके लिए प्रतिभा नहीं है। म्यू चेन ने यह सुना और उस थकी हुई स्क्रिप्ट को स्वीकार कर लिया। उसने और कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली और थकी हुई स्क्रिप्ट के भीतर से आध्यात्मिक मुहरों के लिए साधना पद्धति को स्वीकार कर लिया। म्यू चेन ने लगभग 1 घंटे तक अपनी आंखें बंद रखी। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने हाथ में रखी हुई थकी हुई स्क्रिप्ट नीचे रख दी। उसकी आंखों में सोच विचार और चिंतन झलक रहा था। आध्यात्मिक मुहर की खेती करना असीम मृत्यु मुहर के समान ही था। हालांकि यह उतना जटिल नहीं था। यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक सरणी मास्टर बनना असीम मृत्यु मुहर में प्रशिक्षण लेने से आसान था। आखिरकार आध्यात्मिक सरणी मास्टर द्वारा हेरफेर की जाने वाली आध्यात्मिक मुहरों की संख्या असीम मृत्यु मुहरों की संख्या से कहीं अधिक है। क्या म्यू चेन द्वारा संघनित की गई 2 असीम मृत्यु मुहरें 20 आध्यात्मिक मुहरों या शायद 200 आध्यात्मिक मुहरों का सामना कर सकती थी? यह स्पष्ट था कि संघनित करने और हेरफेर करने में कौन सी अधिक कठिन थी। म्यू चेन ने एक पल सोचा और आखिरकार अपनी आंखें फिर से खोली। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसकी उंगलियों पर एक गहरा काला आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा। जैसे जैसे रोशनी चमकती गई, वह आध्यात्मिक मुहर विकसित करने का प्रयास कर रहा था। वेन लिंग की आंखें शांति से म्यू चेन को घूर रही थी क्योंकि म्यू चेन आध्यात्मिक मुहर विकसित करने का प्रयास कर रहा था। अगर वह पहले ही परीक्षण में विफल हो जाता है, तो उसे और सिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये केवल उन दोनों का समय बर्बाद करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 48 प्रतिभा। महान शासक प्रतिभा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 48 प्रतिभा। शांत कमरे में वेन लिंग ने अपने सामने बैठे लड़के को शांत भाव से देखा। इस समय लड़के की आंखें बंद थीं और उसके दाहिने हाथ पर एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा एक रूप में संघनित होती दिख रही थी। वेन लिंग ने लड़के को घूरा और थोड़ी देर बाद अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। उसने अंदर से गहरी आह भरी। म्यू चेन को इस अवस्था में आए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। इस बार उसने अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा किया था। आमतौर पर एक थोड़ा प्रतिभाशाली आध्यात्मिक सरणी मास्टर शुरुआती आध्यात्मिक मुहर साधना के संपर्क में आने के बाद आधे घंटे में अपनी पहली मुहर बना लेगा। अधिक प्रतिभाशाली उपयोगकर्ता और भी तेजी से एक मुहर बना लेंगे। और अब म्यू चेन ने 1 घंटा इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी वह अपनी पहली आध्यात्मिक मुहर बनाने में सक्षम नहीं था। इस संवेदनशीलता को धीमी कहा जा सकता है। इसलिए वेन लिंग ने अफसोस भरी आह भरी। उसने स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती में म्यू चेन द्वारा प्रदर्शित प्रभावशाली प्रतिभा के बारे में सुना। हालांकि ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा आध्यात्मिक सरणी मास्टर बनने तक नहीं पहुंची। हालांकि वेन लिंग को पछतावा था, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने इस स्थिति को काफी देखा था। साधना में कई प्रतिभाशाली लोग थे जो किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभाशाली नहीं होंगे। इस तरह से युद्ध अभी भी निष्पक्ष था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वेन लिंग आहें भरता रहा। यह आधे घंटे तक चलता रहा। फिर वेन लिंग ने देखा कि उसके सामने खड़ा लड़का अपनी आंखें खोल रहा है। उसके हाथ में अभी भी आध्यात्मिक मुहर नहीं बनी थी, जिससे वेन लिंग को अविश्वास हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि वह इतना अनाड़ी था कि वह एक भी आध्यात्मिक मुहर नहीं बना सका, है ना? क्या हुआ? आपने एक भी आध्यात्मिक मुहर क्यों नहीं बनाई, या आप विचलित थे? वेन लिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए गंभीर भाव से पूछा। जब म्यू चेन ने ये सुना, तो उसने अजीब तरीके से अपना सिर हिलाया और झिझकते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इसे संक्षिप्त नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने कोई गलती की है या नहीं। गलती? वेन लिंग दंग रह गया। म्यू चेन ने एक पल सोचा और अपनी पतली हथेली को फैलाया। उसकी गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी उंगलियों पर टिमटिमाने लगी और एक गहरी रोशनी बाहर निकली।
फिर वेन लिंग ने देखा कि कैसे एक आध्यात्मिक मोहर धीरे धीरे उभरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो आप सफल हुए। वेन लिंग ने ये देखकर राहत की सांस ली। लेकिन जब उसे राहत मिली तो उसने म्यू चेन की उंगलियों से एक और आध्यात्मिक मोहर निकलती हुई देखी। 2 वेन लिंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एक भान उठाए। हालांकि जब वेन लिंग की भौं ऊपर उठी तो म्यू चेन के हाथ में बदलाव रुका नहीं। एक काली रोशनी निकली और एक और आध्यात्मिक मोहर उभरी। तीसरी आध्यात्मिक मोहर के बाद म्यू चेन की उंगलियों पर एक के बाद एक 2 और आध्यात्मिक मोहरें दिखाई दी। 5 आध्यात्मिक मोहरें। वेन लिंग हतप्रभ था क्योंकि वह म्यू चेन की उंगलियों पर 5 गहरे काले आध्यात्मिक मोहरों को देख रहा था। उसका दिमाग खाली हो गया था और उसकी कठोर आंखों में अविश्वास की झलक दिखाई दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि म्यू चेन अपने पहले प्रयास में 5 आध्यात्मिक मोहरों को संघनित करने में सक्षम होगा। जब वह सीख रहा था तो उसे ऐसा करने में सक्षम होने में पूरा आधा महीना लग गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आध्यात्मिक मोहरों की मात्रा बढ़ने पर एक को संघनित करना कठिन हो जाता था। म्यू चेन ने वेन लिंग की चकित अभिव्यक्ति देखी और अपना सिर खुजलाया। आध्यात्मिक मोहरों का उतार चढ़ाव अव्यवस्थित रूप से फीका पड़ गया और उसने डरते हुए कहा, क्या मैंने कोई गलती की? हालांकि वह पहले आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में नहीं आया था, फिर भी वह जानता था कि यह पेशा कितना कठिन है। इसके अलावा जब उसने पहली मोहर को संक्षिप्त किया तो उसे जरा सी भी कठिनाई महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे यह एक स्वाभाविक बात थी और यह उसकी सामान्य साधना से भी अधिक सहज थी। इससे वह थोड़ा चौंक गया और उसे संदेह हुआ कि आध्यात्मिक मोहर को संक्षिप्त करते समय उसने कोई गलती तो नहीं की। अन्यथा यह इतनी आसानी से कैसे प्रवाहित हो सकता था? वेन लिंग आखिरकार सदमे से उबर गया, फिर भी उसकी नजरें म्यू चेन के हाथ पर टिकी रहीं। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा, हाँ, तुमने शायद कोई गलती नहीं की। ये बात कहने के बाद उसे लगा कि उसकी आवाज थोड़ी रूखी हो गई है। उसने तुरंत सूखी खांसी निकाली और पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसा लगता है कि आप आध्यात्मिक एरे मास्टर के क्षेत्र में काफी प्रतिभाशाली हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब म्यू चेन ने ये सुना तो उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यह सही था। कुह, हालांकि तुम इस क्षेत्र में काफी प्रतिभाशाली लग रहे थे, लेकिन तुम्हें अहंकारी नहीं होना चाहिए। एक सच्चा आध्यात्मिक एरे मास्टर रैंक केवल प्रतिभा से हासिल नहीं होता है। वेन लिंग फिर से सख्त हो गया और बोला, मिस्टर वेन लिंग ने जो कहा वह सही है। यह देखकर कि म्यू चेन ने अपना पाठ प्राप्त कर लिया है, वेन लिंग ने फिर से लड़के की ओर देखा। उसने पाया कि लड़के की आंखें शांत झील की तरह शांत थीं। लड़के की आंखों में अहंकार और गर्व का जरा भी संकेत नहीं देखा जा सकता था। इससे उसके दिल में प्रशंसा की भावना भर गई। ये लड़का निश्चित रूप से एक दिन अपने पिता से आगे निकल जाएगा और एक अद्भुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। क्षेत्र के स्वामी मू फैंग का एक प्रभावशाली पुत्र है। हालांकि आपने जितनी आध्यात्मिक मोहरें संघनित की, वह काफी आश्चर्यजनक थी। आध्यात्मिक ऊर्जा बिखरी हुई थी और ठोस नहीं बन पा रही थी। यही कारण है कि यह इतनी जल्दी फीकी पड़ गई। इस तरह की आध्यात्मिक मोहर का उपयोग आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था करने के लिए नहीं किया जा सकता है। शायद म्यू चेन के सम्मानपूर्ण और विनम्र सीखने के रवैये के कारण वेन लिंग की सख्त अभिव्यक्ति नर्म हो गई। मूल रूप से उनका रवैया केवल तभी पूरा करने का था जब म्यू फैंग ने उन्हें म्यू चेन को आध्यात्मिक सरणी के बारे में सिखाने के लिए कहा था, लेकिन अब उन्होंने म्यू चेन की प्रतिभा और रवैये के कारण थोड़ी सहानुभूति दिखाई। म्यू चेन ने एक समझदार रूप दिखाया और अपना सिर हिलाया। उन आध्यात्मिक मोहरों के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुत बिखरी हुई थी। शेष समय में आप आध्यात्मिक मोहरों को संघनित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे। जब आप इन 5 आध्यात्मिक मोहरों को अपनी इच्छानुसार संघनित कर पाएंगे, तो मैं आपको शुरुआती लोगों के लिए कुछ आध्यात्मिक सारणी सिखाऊंगा। आइए, आपको उन्हें संघनित करना जारी रखना चाहिए। मैं उन विवरणों को समझाऊंगा जिन पर आपको आध्यात्मिक मोहरों को संघनित करने की प्रक्रिया के दौरान ध्यान देना होगा। धन्यवाद, मिस्टर वेन लिंग। दोपहर बीत गई और शाम ढलने लगी। फिर भी वेन लिंग अभी भी उस लड़के को देख रहा था जो आध्यात्मिक मोहरों को संघनित करने में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और वह चुपचाप उठकर चला गया। वेन लिंग कमरे से बाहर निकलकर सीधे पीछे के हॉल में गया। वहां उसने म्यू फैंग को देखा, जो मीटिंग रूम में झो ये के साथ कुछ मामलों पर चर्चा कर रहा था। ओहो, मिस्टर वेन लिंग, लड़के की ट्रेनिंग कैसी रही? क्या उसमें कोई प्रतिभा है? म्यू फैंग ने वेन लिंग को देखते ही जल्दी से पूछा। उसका चेहरा काफी गंभीर था।
अगर म्यू चेन में कोई प्रतिभा नहीं होती तो क्या उसे अपनी बेकारी विरासत में नहीं मिलती। बधाई हो क्षेत्र के स्वामी। वेन लिंग ने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ा और अपने सख्त चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट की। छोटे स्वामी ने इस क्षेत्र में अपनी साधना प्रतिभा से कम प्रतिभा नहीं दिखाई है। इस गति के आधार पर वह 10 दिनों के भीतर परिचयात्मक पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम होगा। जब म्यू फैंग ने ये सुना तो उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। इस लड़के ने उसे निराश नहीं किया और उसकी मां को अपमानित नहीं किया। छोटे म्यू की प्रतिभा वाकई अद्भुत है। ऐसा लगता है कि यह केवल समय की बात है कि वह आपसे आगे निकल जाए। जू ये के चेहरे पर भी एक कोमल मुस्कान दिखाई दी जब वह म्यू फैंग से बात कर रहा था। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं देखते कि यह किसका बेटा है। म्यू फैंग गर्व से मुस्कुराया। उसका चेहरा उस समय से भी ज्यादा खुश लग रहा था जब वह कभी कभी लियू क्षेत्र के खिलाफ ऊपरी हाथ हासिल करता था। ये सही है, क्या लियू क्षेत्र में कोई हलचल हुई? म्यू फैंग ने पलटकर पूछा। थोड़ी बहुत हलचल थी। हमारे जासूसों ने रिपोर्ट दी है कि लियू क्षेत्र में कई विशेषज्ञ एकत्रित हो रहे हैं। ये लियू क्षेत्र द्वारा गुप्त रूप से की जा रही तैयारियों का हिस्सा हो सकता है। झो ये ने जवाब दिया। हाँ, म्यू फैंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और बेहद तेज हो गईं। उन पर ध्यान से नजर रखो। जब वे कार्रवाई करेंगे तो हम भी वहां से चले जाएंगे। हे, हम उन्हें नौ नैदबड नहीं लेने देंगे। ... दिन ब दिन समय बीतता गया। म्यू चेन ने अपना अधिकांश समय आध्यात्मिक मुहरों को संघनित करने में बिताया। वह हाल ही में आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में आगे बढ़ा था। हालांकि वह संचय अमृत और बचे हुए जड़सार फल पर भरोसा करके आध्यात्मिक रोटेशन चरण में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता था, लेकिन उसके तर्कसंगत दिमाग ने उसे इस विचार को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अभी साधना उसकी नींव रखने के लिए थी। अगर वह गति का पीछा करने पर बहुत अधिक केंद्रित था तो यह अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा आध्यात्मिक मुहरों को संघनित करने से उसे आध्यात्मिक ऊर्जा पर नियंत्रण का प्रशिक्षण मिलेगा और इससे एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारा जा सकेगा। म्यू चेन के प्रशिक्षण के प्रयासों के तहत वह 5 दिनों के भीतर 5 आध्यात्मिक मुहरों को पूरी तरह से ठोस बनाने में कामयाब रहे। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा के असमान वितरण के कारण ये तुरंत गायब नहीं होगा। जब वेन लिंग ने म्यू चेन को 5 आध्यात्मिक मुहरों को सफलतापूर्वक ठोस बनाते देखा तो वह चौंक गया, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया। इसके अलावा उसने म्यू चेन को आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था करना सिखाना शुरू कर दिया। जब वह इस चरण पर पहुंचा तभी म्यू चेन को समझ में आया कि आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था करना कितना मुश्किल था। भले ही उसने इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली प्रतिभा का प्रदर्शन किया, फिर भी वह एक छोटे से आध्यात्मिक सरणी का निर्माण करते समय कई बार असफल रहा, जिसे रैंक 1 सरणी भी नहीं माना जाता था। और अपनी बार बार की असफलताओं के बावजूद वेन लिंग की अभिव्यक्ति सामान्य थी। अगर म्यू चेन कुछ ही दिनों में एक छोटे से आध्यात्मिक सरणी की सफलतापूर्वक व्यवस्था करने में सक्षम था, तो यह आध्यात्मिक सरणी मास्टर के पेशे को कमजोर कर देगा। इसके अलावा अगर ऐसा है तो उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर इतने कम आध्यात्मिक सरणी मास्टर नहीं होने चाहिए। हालांकि म्यू चेन ने भी अपनी बार बार की असफलताओं के माध्यम से तरीकों को समझना शुरू कर दिया और अंततः वह आधे महीने बाद एक दोपहर को एक छोटे से आध्यात्मिक कार्यक्रम की व्यवस्था करने में सफल रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 49 कार्रवाई करना। महान शासक कार्रवाई करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 49 कार्रवाई करना। आंगन में म्यू चेन ने अपनी सांस रोक ली। 8 आध्यात्मिक मुहरों ने प्रकाश उत्सर्जित किया और उसकी हथेलियों के बीच चमक उठी। यह इस समय अवधि के बाद उसके प्रयासों का परिणाम था। अभी वह 8 आध्यात्मिक मुहरों को एक साथ संघनित और हेरफेर करने में सक्षम था। पास के एक स्थान पर वेन लिंग ने उस पर अपनी नजरें टिका दी। इस दौरान म्यू चेन ने हमेशा एक छोटी आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था करने का प्रयास किया था, लेकिन वह अभी तक सफल नहीं हुआ था। हालांकि वह हमेशा असफल रहा था, लेकिन वेन लिंग महसूस कर सकता था कि म्यू चेन उन सभी असफलताओं के बाद तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा था। इस लड़के में असफलताओं के माध्यम से लगातार खुद को बेहतर बनाने की क्षमता थी। स्वूश। म्यू चेन की आंखें शांत थीं और अगले ही पल उसकी भुजाएं हल्की सी हिलने लगी। 8 आध्यात्मिक मुहरें अचानक उसकी हथेलियों के बीच से निकलकर तेजी से गायब हो गईं, मानो हवा में समा गई हो। जिस क्षण आध्यात्मिक मुहरें हवा में गायब हो गईं, वेन लिंग की आंखें सिकुड़ गईं।
वह 8 आध्यात्मिक मुहरों को हवा में एक अलग स्थान पर देख सकता था। आध्यात्मिक मुहरों से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं और एक जटिल प्रक्षेप पथ में एक दूसरे से टकराकर जुड़ रही थी। इसके अलावा, जब प्रकाश की अंतिम किरण ने जटिल कनेक्शन को समाप्त कर दिया, तो वेन लिंग ने तुरंत महसूस किया कि दुनिया के भीतर आध्यात्मिक आभा इस स्थान पर अधिक तेजी से बढ़ रही है। हवा में हल्की रोशनी चमकी और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। इसे ध्यान से महसूस किए बिना पहचान पाना असंभव था। म्यू चेन ने जोर से अपनी आंखें खोली और उसकी काली आंखों से आश्चर्य की झलक उभरी। वह सफल हो गया। ताली ताली। पास से वेन लिंग ने अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ धीरे से ताली बजाई। वह आगे बढ़ा और बोला, अपनी पहली आध्यात्मिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक व्यवस्थित करने के लिए बधाई। म्यू चेन भी प्रसन्नता से मुस्कुराया। उसके सामने रखा छोटा सा आध्यात्मिक समूह रैंक एक आध्यात्मिक समूह भी नहीं माना जाता था, फिर भी वह उसे उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। वेन लिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और छोटे आध्यात्मिक समूह की सीमा में प्रवेश किया। उसने देखा कि अंदर की हवा अचानक विकृत हो गई और एक छोटा प्रकाश समूह उभरा। कई रोशनी फूट पड़ी और वेन लिंग के चारों अंगों और शरीर को रस्सी की तरह बांध दिया। इतना खराब भी नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वेन लिंग ने ये देखा, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका शरीर कांप उठा और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकल आई, जिससे उसके कई बंधन टूट गए। ये स्पष्ट था कि एक छोटा सा आध्यात्मिक समूह जो रैंक एक आध्यात्मिक समूह तक भी नहीं पहुंचा था, वह उसे बांध नहीं सकता था। इस छोटे से आध्यात्मिक सरणी का नाम आध्यात्मिक बंधन सरणी है। हालांकि इसे रैंक एक आध्यात्मिक सरणी नहीं माना जाता है, फिर भी यह काफी उपयोगी है। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी सावधान नहीं है, तो यह उन्हें एक पल के लिए विलंबित कर देगा। वह क्षण आपके लिए सबसे अच्छा मौका होगा, वेन लिंग ने समझाया। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया। वह इस आध्यात्मिक बंधन के प्रभावों की सराहना करता था, इसलिए उसने इस समय का अध्ययन करने में बिताया। मिस्टर वेन, मैं रैंक एक आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था कब कर सकता हूं? म्यू चेन ने पूछा। हालांकि छोटी आध्यात्मिक सरणी का थोड़ा बहुत उपयोग था, फिर भी इसका उपयोग सीमित था। वह तभी वास्तव में शक्तिशाली बन पाएगा जब वह रैंक एक आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था करने में सक्षम होगा। रैंक एक आध्यात्मिक सरणी के लिए कम से कम 15 आध्यात्मिक मुहरों की आवश्यकता होती है। इस चरण तक पहुंचने से पहले अभी भी काफी दूरी है, वेन लिंग ने कहा। 15 आध्यात्मिक मुहरें? म्यू चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। जब से उसने 8 मुहरों को संघनित किया है, उसे संघनित करने में कठिनाई महसूस होने लगी है। अगर उसे 15 आध्यात्मिक मुहरों को संघनित करने के स्तर तक पहुंचना है, तो उसे बहुत प्रयास करने होंगे। चूंकि आपके पास एक छोटी आध्यात्मिक सरणी की व्यवस्था करने की क्षमता है, इसलिए मैं आपको अगले समय के दौरान अन्य छोटी आध्यात्मिक सरणी के बारे में अधिक जानने दूंगा। यह आपके लिए नींव रखने में मदद करेगा। हालांकि ये छोटी आध्यात्मिक सरणी बहुत जटिल नहीं है, फिर भी वे सबसे बुनियादी वस्तुएं हैं। वेन लिंग के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभरी। ऐसा लगता है कि वह म्यू चेन की प्रगति के बारे में काफी खुश था। हाँ, म्यू चेन ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। जब से वह आध्यात्मिक सरणियों के संपर्क में आया, उसने पाया कि उसे इसमें काफी दिलचस्पी थी। क्या यह उसकी मां के माध्यम से पारित किया गया था? इस बात के बारे में सोचते हुए म्यू चेन का दिल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह फिर से काफी उत्सुक था। उसके पिता ने जो कहा, उसके आधार पर उसकी मां आध्यात्मिक सरणी में उपलब्धि के एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह आध्यात्मिक सरणी मास्टर रैंक क्या थी। अगले कुछ दिनों के दौरान म्यू चेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा साधना को धीमा नहीं होने दिया, जबकि उसने कई रातें बिना सोए अन्य छोटे आध्यात्मिक सरणियों के बारे में शोध करने में बिताई। इस अध्ययन के दौरान उसने आध्यात्मिक सरणियों के बारे में और अधिक समझा और वह जितनी आध्यात्मिक मुहरें संघनित कर सकता था, उनकी मात्रा बढ़ गई। समय तेजी से बीतता गया और म्यू चेन पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण में डूब गया। एक सप्ताह बाद, इस दिन, म्यू चेन ने महसूस किया कि पिछले दिनों की तुलना में म्यू एस्टेट के भीतर एक अलग माहौल था। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसका दिल कांप उठा और तुरंत म्यू एस्टेट के अंदर मीटिंग रूम में भाग गया। मीटिंग रूम के बाहर कुछ भारी भरकम पहरेदार पहरा दे रहे थे। हालांकि जब पहरेदारों ने म्यू चेन को देखा, तो उन्होंने उसे नहीं रोका, जैसे कि उन्हें पहले से ही आदेश मिल चुका था। म्यू चेन सीधे मीटिंग रूम में घुस गया। फिर उसने बड़े कमरे में कुछ आकृतियां देखी। 5 आकृतियां थी जो सबसे ज्यादा आकर्षक थी और वे हॉल के अंदर बैठी थी। हालांकि उनके शरीर के आकार काफी अलग थे, फिर भी वे काफी सक्षम लग रहे थे।
इसके अलावा उनके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव कमजोर नहीं था। ये म्यू क्षेत्र के 5 नगर स्वामी हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। म्यू चेन को जब 5 परिचित आकृतियां दिखी तो वह थोड़ा हैरान हुआ। ये 5 लोग उसके पिता के योग्य सेनापति थे। उन्होंने म्यू क्षेत्र के 5 शहरों की रक्षा करने में उसकी मदद की। ज्यादातर मौकों पर वे सभी अपने अपने शहर की रक्षा कर रहे थे, लेकिन वे सभी आज यहां एकत्र हुए थे। म्यू फैंग ने जब म्यू चेन को कमरे में प्रवेश करते देखा तो कुछ नहीं कहा। उसने केवल इशारा किया और म्यू चेन उसके पास आ गया। छोटे भगवान। 5 आकृतियां उसे देखकर अपने हाथ ऊपर करके मुस्कुराईं। अंकल डुआन, आप अभी भी मेरे प्रति इतने विनम्र क्यों व्यवहार कर रहे हैं? म्यू चेन मुस्कुराया। उसने जो लहजा इस्तेमाल किया वह भी काफी मिलनसार था। आखिरकार वह इन 5 व्यक्तियों से काफी परिचित था। ओहो, छोटा भगवान भी बड़ा हो गया है। सामने बैठा दुबला पतला अधेड़ आदमी मुस्कुराया। बाकी 4 लोगों ने भी मुस्कुराहट दिखाए और पहले से तनावपूर्ण माहौल शांत हो गया। म्यू फैंग भी मुस्कुराया और उसके हाथ दबाए। कमरा तुरंत शांत हो गया। मैंने तुम्हें इस यात्रा के बारे में मोटे तौर पर बता दिया है। हमारे जासूसों ने सूचना दी है कि लियू क्षेत्र ब्लैक एरी दलदल की ओर बढ़ने लगा है। इसलिए हमें भी तुरंत निकल जाना चाहिए। म्यू फैंग की गंभीर आंखों ने भीड़ को देखा और कहा, इस बार मामला बेहद महत्वपूर्ण है। मैं खुद झो ये के साथ टीम का नेतृत्व करूंगा। हम तुम में से 2 को म्यू क्षेत्र की रक्षा के लिए छोड़ देंगे। जहां तक बाकी 3 व्यक्तियों की बात है, तुम भी हमारे साथ ही निकलोगे। म्यू चेन ने यह सुनकर अपनी जीभ को थोड़ा चटकाया। ऐसा लग रहा था कि म्यू क्षेत्र अपने सभी कुलीनों को बाहर भेज देगा। ऐसा लगता है कि पिताजी नॉन एडबर्ट को बहुत महत्व देते थे। लियू क्षेत्र भी इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर लियू किंगटियन व्यक्तिगत रूप से अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा लियू क्षेत्र से लियू जोंग और लियू मिंग भी जाएंगे। झो ये ने कहा। जब म्यू चेन ने यह सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। लियू टेरिटरी के लियू किंगटियन और लियू जोंग दोनों ही स्पिरिट स्टेज के पावर हाउस थे। लियू मिंग भी जल्द ही आगे बढ़ेंगे। ये लाइनअप बेहद शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी अंकल झो के साथ मिलकर बाहर निकलेंगे। 5 नगर स्वामियों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। लियू क्षेत्र की लाइनअप के बारे में सोचते समय उन्हें कुछ दबाव महसूस हो सकता था। फिर दुबले पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति डुआन वेई ने बोलने से पहले सोचा, फिर टाई लैंग, चेन शियोग और मैं क्षेत्र के स्वामी के साथ मिलकर निकलेंगे। अन्य 2 म्यू क्षेत्र की रक्षा करेंगे। ये कैसा रहेगा? हाँ। म्यू फैंग ने सिर हिलाया और तुरंत अपने हाथ से इशारा किया। आप में से प्रत्येक एक टीम का नेतृत्व करेगा। ताकत आध्यात्मिक आंदोलन चरण अंतिम चरण से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वे अनुभवी दिग्गज होने चाहिए। हम इस मिशन को विफल नहीं कर सकते। हाँ। 5 नगर प्रधानों ने गंभीर स्वर में पुकारा। फिर वे तुरंत मुस्कुराए और बोले, ऐसा लगता है कि इस बार हम सचमुच लियू क्षेत्र के विरुद्ध लड़ेंगे। बहुत समय हो गया है जब इतनी ताजगी मिली हो। म्यू फैंग ने भी हल्की मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों की गहराई से भी आग की लपटें निकल रही थीं। दूसरे लोग लियू क्षेत्र से डर सकते हैं, लेकिन म्यू क्षेत्र नहीं। इस बार नॉन एडबर्ट के लिए उसे उनके खिलाफ लड़ना होगा। म्यू चेन ने बैठक कक्ष में उठती उग्र लड़ाई की भावना को देखा। उसने भी धीरे से अपना मुंह चाटा। रहस्यमय नॉन एडबर्ट के प्रति उसके दिल में एक उम्मीद जगी। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा उच्च रैंक वाला आध्यात्मिक जानवर कभी नहीं दिखाई दिया था। यह वास्तव में अज्ञात था कि यह चीज किसके हाथ लगेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास महान शासक अध्याय 50 काला भयानक दलदल। महान शासक ब्लैक एरी स्वैम्प। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 50 काला भयानक दलदल। ब्लैक एरी दलदल उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके अलावा यह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र से संबंधित है। ये कितना खतरनाक है, इस वजह से बहुत कम लोग वहां जाते थे और इसलिए इसकी लोकप्रियता बहुत कम थी। म्यू क्षेत्र ब्लैक एरी दलदल से काफी दूर था, इसलिए म्यू फैंग और अन्य लोग 3 दिन बाद ही ब्लैक एरी दलदल में पहुंच पाए। म्यू चेन एक पहाड़ी की ढलान पर खड़ा था और आगे की ओर देख रहा था। उसकी नजर एक अंधेरे और आदिम जंगल पर पड़ी। जंगल के ऊपर अंतहीन आकाश में एक धूसर मौत का धुआं छाया हुआ था। इस मौत के धुएं में एक बहुत ही जहरीला जहर था।
यहाँ तक कि एक आत्मा स्टेज पावरहाउस भी लापरवाही से इसे अपने शरीर पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं देगा। भले ही वे काफी दूर थे, म्यू चेन अभी भी मौत की आभा और काले भयानक दलदल से निकलने वाले खून की बदबू को महसूस कर सकता था। ये जगह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग कहते थे कि यह एक निषिद्ध भूमि थी। लियू क्षेत्र के लोगों को ब्लैक एरी दलदल तक पहुंच जाना चाहिए था। वे पश्चिमी मार्ग से प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। शायद हम प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उनसे मिलेंगे। झो ये ने ब्लैक एरी दलदल को अनदेखा किया और गंभीर स्वर में कहा। म्यू फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और तुरंत एक पुरानी बोतल निकाली। पुरानी बोतल के अंदर कुछ गोलियां थीं। हर किसी को ये जहर भगाने वाली गोलियां निगल लेनी चाहिए। हालांकि यह अत्यधिक शक्तिशाली जहर को रोक नहीं सकती, फिर भी इसमें घातक धुएं के खिलाफ थोड़ी बहुत प्रतिरोधक क्षमता है। म्यू चेन को भी एक जहर दूर करने वाली गोली मिली थी और उसे निगलने के बाद उसे अपने शरीर में एक ठंडी आभा महसूस हुई। ऐसा लगता है कि गोली ने अपना असर दिखाया है। हर किसी को पता होना चाहिए कि ब्लैक एरी स्वैम्प कितना खतरनाक है, इसलिए आप सभी को सावधान रहना चाहिए। चलो चलें। म्यू फैंग ने देखा कि सभी ने उचित तैयारी कर ली है, इसलिए उसने और देर नहीं की। उसने हाथ हिलाया और उसका शरीर दूर स्थित ब्लैक एरी दलदल की ओर आगे बढ़ गया। उसके पीछे झो ये, म्यू चेन और अन्य लोग तुरंत पीछे पीछे चल दिए। लाइन अप में लगभग 100 लोग थे और यह कोई छोटा दल नहीं था। हालांकि म्यू फैंग द्वारा लाए गए सभी लोग अनुभवी थे। उनके पास भरपूर अनुभव था, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए कोई शोर नहीं मचाया। मौत के धुएं से भरे काले भयानक दलदल में चुपचाप प्रवेश करते समय उन्होंने धूल तक नहीं उड़ाई। ब्लैक एरी दलदल में प्रवेश करने के बाद म्यू चेन को हर तरफ से आती ठंड का एहसास हुआ। इससे उसके शरीर के अंदर खून जम गया। म्यू चेन की आंखें अंधेरे वातावरण में सतर्कता से घूम रही थीं। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की तुलना में यह स्थान असाधारण रूप से शांत था। हालांकि ये वह सन्नाटा था जिसने सभी को असहज महसूस कराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही दल ने सावधानी से काले भयानक दलदल की गहराई में प्रवेश किया, म्यू चेन को अपने शरीर में तनाव की भावना महसूस हुई। उनके हाथ चमकदार तलवारों पर कस गए और आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप प्रसारित हुई। यद्यपि वे बहुत सावधान थे, फिर भी ब्लैक एरी दलदल खतरों और मौत के जाल से भरा हुआ था। समूह के ब्लैक एरी दलदल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद टीम से एक तीखी चीख निकली। सड़े हुए पत्तों से भरी धरती के नीचे एक भयानक विशालकाय सांप बाहर निकला। जिस क्षण शरीर मुड़ा, उसने तुरंत म्यू क्षेत्र से 2 लोगों को निगल लिया, जिन्होंने धीरे धीरे प्रतिक्रिया की। उसके विशाल मुंह से एक काली लार टपकी, जिससे जमीन पर पड़ी पत्तियां सड़ गईं। ये स्पष्ट था कि यह अत्यधिक जहरीला था। ये काला भयानक सांप है। अचानक हुए हमले के कारण पार्टी थोड़ी उलझन में थी। हालांकि वे जल्दी से सदमे से उबर गए और जब उन्होंने भयानक काले विशाल नाग को देखा तो चीख पड़े। यह एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक जानवर था, जिसकी ताकत आध्यात्मिक रोटेशन मध्य चरण के बराबर थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ब्लैक एरी दलदल में प्रवेश करने के तुरंत बाद इतने शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवर से मिलेंगे। हम्फ। जब झो ये ने ये देखा, तो उसने तुरंत भौहें सिकुड़ी और एक ठंडी आवाज निकाली। उसने उग्रता से एक कदम आगे बढ़ाया और एक सघन आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। उसका शरीर चमक उठा और सीधे काले भयानक सर्प के ऊपर प्रकट हुआ। फिर उसके पैर काले भयानक सर्प के विशाल शरीर पर रौंद दिए। गर्जन। जब झो ये ने जोर से पैर पटका, तो उसके पीछे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से एक बहुत बड़ा जानवर जैसा आकार बनता हुआ दिखाई दिया। यह एक गहरे पीले रंग का सींग रहित गैंडा था। सींग रहित गैंडे की पीठ पर मोटे मोटे शल्क थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटा सा पहाड़ उठाए हुए हो। धमाका। जब गहरे पीले रंग का सींग रहित गैंडा दिखाई दिया, तो झो ये का शरीर पहाड़ की तरह भारी हो गया और एक असाधारण भारी वजन दिखाई दिया। उसने वास्तव में ब्लैक एरी सर्प को सीधे जिंदा कुचल दिया। जैसे ही धरती कांप उठी, ब्लैक एरी दलदल ने एक दुखद चीख निकाली, क्योंकि उसका सांप शरीर खून के ढेर में कुचल गया था। एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक जानवर जो आध्यात्मिक रोटेशन चरण मध्य चरण के बराबर था, उसे झो ये ने सीधे इस तरह कुचलकर मार डाला। जब म्यू चेन ने यह दृश्य देखा तो वह जोर से चिल्ला नहीं सका। तुम्हारा अंकल झो अब स्पिरिट स्टेज के आरंभिक चरण में पहुंच गया है। आध्यात्मिक जानवर की आत्मा का सार जो उसने ग्रहण किया था वह माउंटेन स्पिरिट राइनोसेरस था, जिसे मायरी बीस्ट रिकॉर्ड की अर्थ रैंकिंग में 180वें स्थान पर रखा गया था।
जब वह तुम्हें कुचलता है तो यह तुम्हारे ऊपर दबाव डालने वाले पहाड़ जैसा होता है। यह तुरंत किसी इंसान को कुचलकर गूदा बना देगा। म्यू फैंग ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। म्यू चेन ने ईर्ष्या में सिर हिलाया। वह कब आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार प्राप्त करने में सक्षम होगा जो केवल उसका है। झो ये ने ब्लैक एरी सरपेंट की आत्मा का सार निकाला और वापस आते हुए गहरी आवाज में कहा, ब्लैक एरी दलदल खतरों से भरा हुआ है। अगर आप अपनी जान नहीं गंवाना चाहते तो आपको अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। सभी ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि वे पहले से ही ब्लैक एरी स्वैम्प के प्रति बेहद सतर्क थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह पर्याप्त नहीं था। काले भयानक सर्प को खत्म करने के बाद दल आगे बढ़ा, लेकिन इस बार वे और भी सावधान हो गए। सतर्क निगाहें लगातार आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थी। वे पैर नीचे रखने से पहले भी जगह की अच्छी तरह से जांच कर लेते थे। हालांकि इस सावधानी ने उनकी गति को धीमा कर दिया, फिर भी इसका काफी असर हुआ। ब्लैक एरी सरपेंट से मिलने के बाद पार्टी ने कई छुपकर हमले झेले, लेकिन इससे कोई हताहत नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन लोग बस मामूली रूप से घायल हुए। ये सावधानी भरा काम करीब आधे घंटे तक चला। म्यू फैंग और उनकी टीम आखिरकार ब्लैक एरी दलदल की गहराई में प्रवेश करने के लिए प्रारंभिक क्षेत्र में पहुंच गई थी। हालांकि आसपास के वातावरण में व्याप्त सन्नाटा इसे और भी डरावना बना रहा था। म्यू फैंग, जो आगे था, अचानक रुक गया क्योंकि उसकी आंखें सड़ांध से भरे अंधेरे जंगल के अंदर घूर रही थी। उसने एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लियू किंग टियन, तुम कब छिपकर हमला करने लगे? ये शब्द सुनकर सभी चौंक गए और अपनी तलवारें कस ली। उनकी निगाहें अंधेरे जंगल पर टिकी थीं। क्या वे आखिरकार लियू क्षेत्र के लोगों से मिलने जा रहे हैं? म्यू चेन भी उस दिशा में ध्यान से देख रहा था। यह मुलाकात उसकी उम्मीदों से पहले हुई थी। म्यू फैंग, अपने म्यू क्षेत्र से छुटकारा पाना वास्तव में कठिन है। म्यू फैंग की आवाज धीमी पड़ने के बाद अंधेरे जंगल के भीतर से एक हल्की हंसी की आवाज आई। फिर कदमों की आवाजें गूंजी और धीरे धीरे जंगल के भीतर से आकृतियां उभरी। इनमें से लगभग 100 आकृतियां थीं। कतार बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। म्यू चेन की नजर सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी। उस स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नीली पोशाक पहने हुए एक हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। इसके अलावा इस व्यक्ति की एक जोड़ी आंखें थोड़ी मुड़ी हुई थी। जब वह समूह को देख रहा था तो उसकी आंखें बाघ की तरह थीं, जिससे सभी को लग रहा था कि वह विस्मयकारी है। लियू किंग टियन, लियू क्षेत्र का स्वामी। म्यू चेन ने अपने होंठ फुलाए। ये स्पष्ट था कि यह आदमी उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के सबसे मजबूत क्षेत्र का क्षेत्रीय स्वामी लियू किंग टियन था। लियू किंग टियन के बगल में एक बेहद दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। उसकी आंखें हरी थी और भावशून्य भाव था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह अपने शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से एक आत्मा अवस्था का पावरहाउस था। लियू क्षेत्र के द्वितीय मास्टर लियू जोंग। क्योंकि लियू जोंग के पीछे एक जाना पहचाना व्यक्ति लियू मिंग खड़ा था। इस प्रकार म्यू चेन का दिल बदल गया क्योंकि वह इस आदमी की पहचान स्पष्ट रूप से जानता था। इसके अलावा लियू मिंग के बगल में एक और जाना पहचाना चेहरा था। ये लियू मुबाई था। म्यू चेन ने कल्पना नहीं की थी कि लियू मुबाई भी उसका पीछा करेगा। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से टकराए तो शत्रुतापूर्ण निगाहें बाहर निकल आईं। आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप उमड़ पड़ी, जबकि वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो गया। बेटे, तो सचमुच तुम ही थे जिसने वह चीज चुराई थी। लियू मिंग और लियू मुबाई की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं जब उन्होंने म्यू फैंग के पीछे म्यू चेन को देखा। खास तौर पर लियू मिंग, वह एक गंभीर रूप में था और उसने अपने दांत मजबूती से पीस लिए। हालांकि उसने शुरू में ही इसका अनुमान लगा लिया था, फिर भी वह पागल हो गया क्योंकि उसके साथ एक लड़के ने खिलवाड़ किया था। हालांकि म्यू चेन ने लियू मिंग की तीखी निगाहों के सामने सिर्फ मुस्कुराहट दिखाई। फिर उसने लियू मुबाई को देखा, जिसके चेहरे पर भी एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, और कहा, मुझे वास्तव में इतना बड़ा उपहार भेजने के लिए आपको धन्यवाद देना है। लियू मुबाई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आपका जीवन इतना धन्य है। म्यू चेन की मुस्कुराहट ने लियू मिंग के दांतों को और भी जोर से पीसने पर मजबूर कर दिया। ओहो, म्यू फैंग, तुम्हारा बेटा वाकई बहुत अच्छा है। लियू किंगटियन ने भी म्यू चेन की तरफ देखा। वह शायद जानता था कि म्यू चेन ही म्यू टेरिटरी के अस्तित्व में आने का सबसे बड़ा कारण था। म्यू फैंग ने लियू किंगटियन को उदासीनता से देखा और कहा, लियू क्षेत्र निश्चित रूप से लालची है, आपको दूसरों के साथ लाभ साझा करना होगा। यदि आप इसे अपनी जेब में रखना चाहते हैं तो यह अच्छा काम नहीं है।
क्या म्यू क्षेत्र मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि आप हर चीज में भाग लेना चाहते हैं? लियू जोग, जो लियू किंगटिन के बगल में था, उसने म्यू फैंग और अन्य लोगों को ठंडे भाव से देखते हुए कहा, अगर आप इसे खुद जेब में डालने की कोशिश करेंगे तो शायद मरना आसान होगा। झो ये ने भी व्यंग्य किया। लियू जोग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यदि म्यू क्षेत्र के कुलीन सैनिकों में से अधिकांश यहां मर जाएं, तो लियू क्षेत्र आपके लिए म्यू क्षेत्र के क्षेत्र को नियंत्रित करने में मदद करेगा। मुझे डर है कि आपके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है, झो ये ने धीरे से कहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और केवल एक दूसरे को देखते रहे। एक तीव्र ठंड और आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव चुपचाप बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि खूनी लड़ाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। म्यू चेन ने इस तनावपूर्ण माहौल को देखा और चुपचाप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रवाहित की। हालांकि जब वह तैयार हुआ तो उसके कान अचानक फड़कने लगे। उसकी नजर काले भयानक दलदल की गहराई में अंधेरे की ओर मुड़ गई, जैसे कि वहां से कोई अजीब सी आवाज आई हो। बज़। जब म्यू चेन ने यह भिनभिनाने वाली आवाज सुनी तो वह पहले तो चौंक गया। फिर उसका चेहरा तुरंत बदल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।